हर किसी को इंतज़ार हो रहा है कि कब हमारी सब्जेक्ट के अंदर पीवाईक्यू सॉल्यूशन आएगा। आज इंतज़ार ख़त्म होता है सोशल साइंसेज से जो ईआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं सोशल साइंस से जो अपनी जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पीवाईक्यू सॉल्यूशन। और ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन कराएंगे हमारे सुनीता मैम। तो मैं सुनीता मैम को इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ मैम, स्वागत है आपका आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। स्वागत करते हैं आपका हमारे सभी हमारे प्यारे प्यारे जूनियर्स जो कि तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए आप एस्पिरेशन हो। तो मैडम, आज इस वीडियो में क्या कंप्लीट सॉल्यूशन आप कराने वाले हो, क्या कराओगे आप? थोड़ा थोड़ा अपने बारे में पहले बता दीजिए आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनीता चौधरी है और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के अंदर आईसीआर आईआरआई से। और आज हम सोशल साइंसेस 2024 का जो जेआरएफ का पेपर था वो सॉल्व करने वाले हैं। और इस पेपर के अंदर अपन पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा ये देखेंगे कि एक पेपर को सॉल्व करते कैसे हैं। पेपर सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा, आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको आंसर की मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में उस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी अप्रोच उसके अंदर रहनी चाहिए, वो अपन ज़्यादा फोकस करेंगे इसके अंदर। जी मैडम, बिल्कुल। और मैम आप ना मतलब बच्चों को ये भी बताना लास्ट के अंदर, जैसे 1 महीना बचा है तो किस प्रकार से अपनी तैयारी करें, कैसे पेपर, कितना पीवाईक्यू एनालिसिस का कितना इंपॉर्टेंस है, पीवाईक्यू सॉल्व करके क्यों जाना चाहिए 4-5 साल के कम से कम रिसेंटली, वो सब चीज़ें भी आप डिस्कस करना। और उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट आपको लगे कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार, वो सब कुछ भी मैम आपके साथ डिस्कस करेगी। ओके, सो कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनको लगता है कि हम जल्दी चीज़ें कैप्चर करते हैं, वो इस वीडियो को 2x स्पीड पे देख सकते हैं। 1.5x पे तो आप नॉर्मली सब लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वीडियो इस स्पीड पे देख लेना चाहिए। 1.2x 2.5x पे भी आप देख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से इस वीडियो को देखिए। और मैडम के साथ लगातार आप बने रहिए, लास्ट तक कुछ एडिशनल जो भी चीज़ मैम बताएगी उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके मैम, कंटिन्यू। ओके, बिल्कुल, थैंक यू सर। सो अपन स्टार्ट करते हैं पेपर। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। अपन असर्शन पढ़ते हैं। चैनल्स आर द फिजिकल ब्रिजेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। पहले अपन इस स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए, ये जैसे कि आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है। ये जो क्वेश्चन है वो कम्युनिकेशन पार्ट से पूछा गया है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चैनल होता क्या है। देखिए, कम्युनिकेशन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है सोर्स, एक होता है रिसीवर। सोर्स क्या करता है, रिसीवर को कोई भी मैसेज जो होता है वो सेंड करता है। मैसेज का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन वो सेंड करता है, और उसको सेंड करने के लिए उसको कोई ब्रिज की ज़रूरत होती है, ब्रिज या कहें अपन मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम का काम कौन करता है, वो करता है चैनल। तो जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, चैनल्स आर द फिजिकल ब्रिजेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। तो ये असर्शन बिल्कुल, ये जो असर्शन का स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका रीजन में आप देखो, फर्स्ट इसमें रीजन दिए हुए हैं, डायमेंशंस ऑफ चैनल आर। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है द मोड ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस। इसका मतलब क्या है, द मोड ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस। इनकोडिंग का इनकोडिंग का मतलब होता है जब भी आप किसी जो भी यहाँ पे ये जो मैसेज है इसको आप कोड्स के अंदर पुट करते हो, उसको अपन इनकोडिंग बोलते हैं। और जब उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो यहाँ पे ये जो मोड होता है ना, चैनल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मोड ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। किस तरीके से आप उसकी इनकोडिंग करने वाले हो, किस तरीके से आप उसकी डिकोडिंग करने वाले हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप उस जो भी आपका मैसेज है वो रिटर्न फॉर्म के अंदर है तो उसके लिए आपको एक अलग चैनल की ज़रूरत होगी। और अगर वो वीडियो फॉर्मेट के अंदर है तो उसके लिए आपको एक अलग चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मैसेज व्हीकल। मैसेज व्हीकल, मैं जैसा मैंने बताया कि ये जो चैनल होता है वो क्या काम करता है, मैसेज को कैरी करने का काम करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। एंड व्हीकल कैरियर्स, मोर और लेस ये दोनों चीज़ें एक सेम बात है। व्हीकल कैरियर्स मतलब ये मैसेज को लेके जाता है, तो ये भी बात अपने पास बिल्कुल सही है। तो ये जो तीनों यहाँ पे डायमेंशंस दिए हुए हैं ये सही है। और इसके अंदर ये जो रीज़न दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं ये जो तीनों डायमेंशंस है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये फिजिकल ब्रिज बना रहा है किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो ये भी अपने पास बिल्कुल सही हो गया और ये बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा वाला जो स्कीम है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। अपन पढ़ते हैं इसको। Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme is a flagship rural development program of union government with several features. Choose the correct combination. यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चारों में से आपको क्या करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। जो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला स्टेटमेंट देखिए, इन फेज 1 it was launched in 200 most backward district of country in 2006। तो ये स्टेटमेंट अपने पास बिल्कुल सही है। जो नरेगा स्कीम है वो कब स्टार्ट की गई थी, 2006 के अंदर स्टार्ट की गई थी। और इसके अंदर क्या थे, 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री के अंदर ये स्टार्ट की गई थी। तो ये अपने पास बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है, इट इज़ बैक्ड बाय द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2005। देखिए दो चीज़ें हैं, जो ये स्कीम है वो अपने पास लॉन्च हुई है 2006 के अंदर, लेकिन जो इसका एक्ट है वो बना था 2005 के अंदर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने पास बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी है, it is fundamentally different from all other wage employment programs as it guarantees employment as a legal right। so ये बात क्या लिखी हुई है, देखिए ये जो प्रोग्राम है या ये जो स्कीम है ये आती है अपने पास राइट टू वर्क। ये अपने को क्या देती है, राइट टू वर्क। ये स्पेसिफिकली इस स्कीम के अंडर है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, लीगल राइट, आपको 200 डेज के लिए यहाँ पर वेज मिलेगा, ये आपका लीगल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, मोर देन 6.2 करोड़ एसेट्स has been geotagged till February 2023 and made available in the public domain। देखिए यहाँ पर पहले आप एक बार ऑप्शंस को देखिए, ये बिल्कुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको ये डेटा नहीं पता है तो भी आप एक बार ऑप्शंस को देखिए। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर ऑप्शन के अंदर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मतलब कोई भी अगर 3 स्टेटमेंट आप सही आइडेंटिफाई कर लेते हो और किसी एक स्टेटमेंट का आपको नहीं पता है तो भी आप बिल्कुल इसको करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको ये पता है कि ऑप्शन नंबर ए 100% सही है, ऑप्शन नंबर बी 100% सही है, ऑप्शन नंबर सी 100% सही है, तो डी का चाहे ये जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है आपको पता हो चाहे ना हो तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे अच्छा है कि आपको ये पता हो। ये वाला चीज़ है जो यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ये अपने पास यहाँ पर 4 करोड़ के लगभग ये है, तो ये वाला स्टेटमेंट अपने पास रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी ओनली, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which approach among the following 4 important approaches to define money with the credit, which approach among the following 4 important approaches to define money identifies the money with the credit extended by a wide variety of sources। ओके, वाइड वेराइटी, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखिए क्या पूछा है इसने, अप्रोचेस टू डिफाइन मनी आइडेंटिफाइज द मनी विद क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ओके। और यहाँ पे 4 अप्रोचेस इसने दी है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपन सबसे जो इजी ऑप्शन दिया हुआ है उसे देखते हैं। देखो कन्वेंशनल अप्रोच अपने पास ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये अपने पास क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ओके। शिकागो अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच पूरी तरीके से रिजर्व बैंकिंग के ऊपर है, ओके। तो वैरायटी कहीं नहीं आ रही है इसके अंदर, वैरायटी कहीं नहीं आ रही है इसके अंदर। अब बची अपने पास 2 ऑप्शन, एक गुरले एंड शो अप्रोच एंड सेकंड वन इज सेंट्रल बैंक अप्रोच, ओके। सेंट्रल बैंक अप्रोच के अंदर आप देखोगे ना, सेंट्रल बैंक के अंदर अपने पास क्या हो गया, जो भी अपने पास मनी डिपॉजिटेड होती है या फिर अपन सोर्सेस की बात अगर यहाँ पे की जा रही है तो सोर्सेस आप इसमें देख सकते हो, आपको कमर्शियल बैंक के थ्रू लोन मिल जाएगा, आपको जो मतलब कि डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, सेंट्रल बैंक अप्रोच के अंदर आती है। 3 टायर 2 टायर सिस्टम आप इसके अंदर देख सकते हो। जबकि गुरले एंड शो अप्रोच के अंदर क्या होती है, एनबीएफसीज भी इसके अंदर आती है, एनबीएफसीज, ओके। अब इन 2 ऑप्शंस के अंदर
कंफ्यूजन होता है ज़्यादातर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये अप्रोच ऐसे बोलती है कि सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, यहाँ पे एनबीएफसीज भी लोन दे सकती है, वो भी एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है। और दूसरा है सेंट्रल बैंक अप्रोच। लेकिन जब आप आंसर की देखोगे ना 2024 की, तो एनटीए ने ये वाला ऑप्शन करेक्ट माना है, सेंट्रल बैंक अप्रोच। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, विच इज सेंट्रल बैंक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड है। तो पहला असर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सटेंशन एजेंट शुड एम टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स रेदर देन रिलाइंग ऑन सिंगल मेथड। देखिए इस क्वेश्चन असर्शन को आप पढ़िए, लिखा हुआ है एक्सटेंशन एजेंट शुड एम टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स रेदर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल मेथड। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आपको सिर्फ बोल के पढ़ाऊँ और आपको ये पीछे जो भी विजुअल मैं दिखा रही हूँ ये ना दिखे, ओके, तो ये क्या होगा, इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। लेकिन जब मैं आपको पीछे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तो ये दो अलग अलग मेथड हो गए, मैं दोनों एक साथ आपको बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिवनेस मेरी इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो एक सिंगल मेथड की बजाय एक कॉम्बिनेशन अप्रोच की तरफ जाना ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा इफेक्टिवनेस वहाँ पे होती है। ओके, अब इसका रीज़न अपन देखते हैं। रीज़न लिखा हुआ है, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन वेरियस वेज लीडिंग टू फास्टर लर्निंग। जैसा मैंने बताया कि इफेक्टिवनेस यहाँ पे बढ़ जाएगी अगर मैं डिफरेंट मेथड से आपको पढ़ा रही हूँ, एक कॉम्बिनेशन से पढ़ा रही हूँ, तो उसकी इफेक्टिवनेस यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है, तो इस क्वेश्चन के असर्शन भी सही है, इसका रीज़न भी सही है, और ये जो रीज़न है ये बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखोगे तो ये कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, टेनेंट फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है। तो ये सारे जो है ये टाइप होते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ओके, सिस्टम ऑफ फार्मिंग के टाइप होते हैं कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, टेनेंट फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। एक दूसरी चीज़ और होती है, उसे अपन बोलते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर आते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, वो सारे आते हैं अपने पास टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर। लेकिन ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ओके, अब इसके चारों टाइप में अपन देखते हैं। देखो, जो बेटर फार्मिंग होता है, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, बेटर फार्मिंग का मतलब होता है इसके अंदर आपका जो ऑनरशिप एज वेल एज आपके ऑपरेशन दोनों कैसे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। ओके, बेटर फार्मिंग के अंदर ऑपरेशन एज वेल एज आपके ऑनरशिप दोनों ही इंडिविजुअल होते हैं। फिर इसके अंदर कोऑपरेटिव नाम क्यों दिया गया है, कोऑपरेटिव नाम इसमें इसलिए दिया गया है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो जो भी आपको रिकमेंड करती है आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो अपने जो भी आप फार्मिंग कर रहे हो ना उसके उस फील्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑनरशिप एज वेल एज आपका ऑपरेशन दोनों ही कैसे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। ये होता है कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। अब इसके अंदर कौन सा है, ऑपरेशन एंड ऑनरशिप आर इंडिविजुअल, तो फर्स्ट के अंदर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। फर्स्ट के अंदर थर्ड वाले कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन हैं। ओके, देन कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग के बाद में आता है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। जॉइंट फार्मिंग के अंदर ऐसा होता है कि आपकी ऑनरशिप तो क्या होती है, आपकी ऑनरशिप इंडिविजुअल होती है, लेकिन आपके ऑपरेशंस क्या होते हैं, कलेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी गांव के अंदर 4 खेत हैं, 4 लोगों के पास 4 अलग अलग खेत हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने ऐसे करा कि ठीक है चारों की ओनरशिप अलग अलग लोगों के पास है, लेकिन इन्होंने एक खेत इसको बना लिया और इस पर कलेक्टिवली ये काम करने लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या होगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो ये वाली चीज़ किसके अंदर होती है, जॉइंट फार्मिंग के अंदर होती है। तो जॉइंट फार्मिंग में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपकी ऑनरशिप इंडिविजुअल है, लेकिन आपके जो ऑपरेशंस है ना, ऑपरेशंस आपके कैसे होंगे, कलेक्टिव होंगे। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इसके अंदर देखिए ऑनरशिप इज हाँ, ऑनरशिप इज इंडिविजुअल बट ऑपरेशंस आर कलेक्टिव। सो जॉइंट के अंदर हो जाएगा 4th। ओके, फिर आता है अपने पास टीनेंट फार्मिंग। टीनेंट फार्मिंग के अंदर क्या होता है
टीनेंट फार्मिंग के अंदर टीनेंट क्या होता है कि लैंडलॉर्ड क्या करता है, अपनी ज़मीन किसको दे देता है, टीनेंट्स को देता है। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो भी एक ग्रुप मिलके उसको खरीदता है, जो भी ग्रुप मिलके उसको लेता है, तो यहाँ पे ऑनरशिप क्या होती है, ऑनरशिप कैसे होती है, कलेक्टिव होती है, लेकिन ऑपरेशंस कैसे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑनरशिप कैसी है, ऑनरशिप अपने पास कलेक्टिव है, लेकिन ऑपरेशंस अपने पास कैसे हैं, इंडिविजुअल है। और लास्ट होता है कलेक्ट कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, इसके अंदर कलेक्टिव से याद रख लो इसको, कलेक्टिव दोनों ही चीज़ें इसके अंदर कलेक्टिव होगी, इसके अंदर ऑपरेशन एज वेल एज इसके अंदर ऑनरशिप दोनों ही कैसे होंगी, कलेक्टिव होंगी। तो इसके अंदर हो जाएगा फर्स्ट। सो सही कॉम्बिनेशन क्या बना, ए के अंदर आएगा थर्ड, ए के अंदर आएगा थर्ड, बी के अंदर आएगा फर्स्ट, सी के अंदर आएगा सेकंड, और डी के अंदर जो बच गया फोर्थ। ओके, सो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जिस तरीके के क्वेश्चन इस पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अपने को अरेंज करना है। ओके, सो इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, कई बार तो ऐसे पूछता है कि लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, कई बार पूछता है अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, सीधा इसने तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर इसने कुछ स्कीम के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कब आई थी, पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी 1979 के अंदर आई थी। ओके, 1979 से ये वाली स्कीम 85 तक चली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम आई थी ना, वो आई थी कॉम्प्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वो अपने पास कब से कब तक चली थी, 85 से 99 के बीच में, मतलब 1985 से 1999 तक वो स्कीम चली थी। फिर उसके बाद में आई थी नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, ये कब से कब तक, ये कब आई थी, 1999 के अंदर आई थी। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास आई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंदर। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सी आई थी, ए, फिर उसके बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो ये अपने पास राइट हो जाएगा। ओके, ओके। 7th नंबर का क्वेश्चन है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एज गिवन बाय रोजर्स एंड शूमेकर 1971 हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। देखिए जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है एक्सटेंशन के अंदर, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी जेआरएफ का पेपर होता है उसके अंदर कम्युनिकेशन वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और सब उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो उसके अंदर मॉडल दिए हुए हैं, कम्युनिकेशन के मॉडल दिए हुए हैं, उसको सही ऑर्डर के अंदर जमाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसका, रोजर्स एंड शूमेकर का, जो 1971 के अंदर था। ठीक है, उनका जो मॉडल था वो क्या था, सीक्वेंस क्या था उसके अंदर, सोर्स के बाद में क्या, मैसेज के बाद में चैनल के बाद में रिसीवर, एंड रिसीवर के बाद में इफेक्ट। ये उनका मॉडल था और ये उसका सीक्वेंस था। ठीक है, तो सोर्स कौन से है, सोर्स है ए, फिर उसके बाद मैसेज बी, फिर उसके बाद चैनल सी, फिर उसके बाद में रिसीवर डी, एंड लास्ट में इफेक्ट ई। सो ए बी सी डी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। तो वो कौन सा हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से आप कर लोगे तो ये आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाले पार्ट को अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा यहाँ से। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले अपन असर्शन देखते हैं। असर्शन है, इन एन इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन द लर्नर ऑक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल पोजीशन। देखिए ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, सेम टू सेम लाइन आपको लिखी हुई मिल जाएगी जीएल रे वाली बुक, जो अपने पास बहुत फंडामेंटल बुक है एक्सटेंशन के लिए। जीएल रे वाली बुक के अंदर साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है। देखिए किसी भी लर्निंग जो लर्निंग सिचुएशन होती है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन क्या होती है, किसकी होती है, वो होती है एक लर्नर की। ठीक है, जो सारी चीज़ें अपन क्यों कर रहे हैं,
कोई आपको क्यों पढ़ा रहा है, ताकि आप समझ पाओ, ना कि पढ़ने वाले को तो ऑलरेडी आता है, वो आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है। तो लर्नर की सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे कहेंगे सेंट्रल पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब देखते हैं रीजन का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है द एक्सटेंशन एजेंट्स एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशंस दैट स्टिमुलेट एंड गाइड लर्निंग एक्टिविटी। देखो मैंने आपको बताया ना कि कोई भी टीचर जो है वो एफर्ट किस लिए डाल रहा है, ताकि आप उसके अंदर सीख सको। और इसके अंदर वो आपको क्या कर रहा है, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, लर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जिससे वो आपको क्या कर सके, मोटिवेट कर सके और आपको गाइड कर सके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी अपने पास बिल्कुल सही है। और ये जो सारी चीज़ें करी जा रही हैं, ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, वो किसके अराउंड किया जा रहा है, या किसके लिए किया जा रहा है, वो एक लर्नर के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये भी अपने पास बिल्कुल सही है, ठीक है। तो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो बोथ ये अपने पास आंसर हो जाएगा 1। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपने पास क्वेश्चन है, बैंक से क्वेश्चन है। बैंक के हर साल आप देखोगे, बैंक वाले जो ईयर है ना, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसके अंदर आप देखोगे तो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से आते ही आते हैं। उसको अब आप ये आपके दिमाग में ये डाउट हुआ कि इतने सारे बैंक से हम सारे बैंक को कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा कि जो भी स्केड्यूल्ड बैंक है ना, आप एटलीस्ट उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद कर लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा। कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि किसी एक का भी अगर आपको पता है ना, वही अलग दिया हुआ होगा वहाँ पे, और उसको आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एटलीस्ट जितने स्केड्यूल्ड बैंक का आप कर सकते हो उतने बैंक का आप कीजिए, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक कब आया था? कैनरा बैंक का स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1906। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ है 1911। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक कब आया था? 1894 के अंदर आया था। एंड नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अपने पास आया था 1964 के अंदर आया था। तो इसने क्या पूछा है? बिगिनिंग टू लेटेस्ट पूछा है। बिगिनिंग टू लेटेस्ट मतलब सबसे पहले, सबसे पुराने वाला, और फिर सबसे लेटेस्ट। तो सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले आया अपने पास सी, फिर उसके बाद में कौन सा आया अपने पास ए, फिर उसके बाद में कौन सा आया बी, और सबसे लेटेस्ट कौन सा हो जाएगा? डी। तो सी ए बी डी, सी ए बी डी का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं और आपको उनके ऑथर के साथ मैच करना है। ओके, तो पहली जो बुक है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप एक्सटेंशन स्टार्ट करते हो, जब आप इकोनॉमिक्स जब आप स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर डेफिनेशंस जब आप पढ़ते हो, जो 4 डेफिनेशंस है उसके अंदर ये वाली बुक्स का भी जिक्र आता है। तो इसमें सबसे पहला है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी एडम स्मिथ ने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी स्टार्टिंग में आता है, तो ये लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये वाली बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी जे.एम. कीनेस ने। एंड नेक्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन, ये लिखी थी चैम्बरलिन ने। तो करेक्ट आंसर अपने पास, करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट सीक्वेंस अपने पास हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसमें देखो 2 1 4 3। ओके, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, extension teaching is a planned and deliberate act on the part of extension agent. The extension agent has to move step by step in scientific and logical way. There are some basic steps which are given by Wilson and Gallup 1955 to be followed in extension teaching. अरेंज दी स्टेप्स इन लॉजिकल ऑर्डर। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। इसने सिंपली, बहुत सिंपली इसने क्या पूछा है? इसने विल्सन एंड गालप का जो अपने पास एक्सटेंशन टीचिंग के स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, वो इसने पूछे हैं। देखो उनको याद करने की एक ट्रिक है,
वो ट्रिक है क्या है, AIDCAS, एडकास। ये क्वेश्चन हर बार आता है, ऑलमोस्ट बार बार ये क्वेश्चन आता है। इवन JRF में नहीं, आप कोई और भी एग्जाम दोगे एग्रीकल्चर का जिसके अंदर एक्सटेंशन का पोर्शन आता है, तो उसके अंदर ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। एडकास, एडकास ए का मतलब क्या है, फर्स्ट ए का मतलब है अटेंशन, ओके। आई का मतलब है इंटरेस्ट, डी का मतलब क्या है डिजायर, फिर सी का मतलब क्या है कन्विक्शन, ए का मतलब क्या है एक्शन, और एस का मतलब क्या है सेटिस्फैक्शन। तो एडकास है, और एडकास अब इसमें देख लो, सबसे पहले अटेंशन मीन्स सी, ऑप्शन ये हो जाएगा सी, फिर उसके बाद में कौन सा हो जाएगा बी, फिर उसके बाद में डी, और लास्ट में ए। तो CBDA, CBDA, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ लीडर कमांड्स इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन लैंड, वेल्थ और इनहेरिटेड स्टेटस, ओके। टाइप ऑफ लीडर से अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है लैंड, वेल्थ और इनहेरिटेड स्टेटस। अपन ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऑटोक्रेटिक लीडर, ओके। ऑटोक्रेटिक लीडर का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होता है, किस बेसिस के ऊपर है, डायरेक्शन ऑफ कमांड्स के बेसिस के ऊपर है। तो ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होता है, जो सिर्फ खुद की चलाता है, वो अपने फॉलोअर्स की कभी नहीं सुनता, ठीक है। उसके बाद में आता है डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है, जिसके अंदर जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो उनकी भी बात सुनता है, एक तरीके से पार्टिसिपेटरी लीडर अपन उसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है ट्रेडिशनल लीडर। ट्रेडिशनल लीडर क्या है, जो सालों से चले आ रहे हैं उसी बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी गांव में कोई जमींदार होता है, ठीक है, बड़ा जमींदार होता है, तो वो लीडर एक तरीके से माना जाता है। फिर उसके जो बेटे होते हैं बाद में वो लीडर बन जाते हैं, तो वो एक तरीके से क्या है ट्रेडिशनल लीडर है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इमरजेंट लीडर, ओके। इमरजेंट लीडर क्या होता है कि ये बेसिकली कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं होते, सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो लीडर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर किसी ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दिया, ओके, अब उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा हुआ कि कोई एक इंसान ऐसा है जो मतलब सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ओके। तो उसको किसी ने लीडर बनाया नहीं है, ठीक है। उसके पास मतलब उसने क्या करा है, उसने डेलिबरेटली वो काम करना स्टार्ट कर दिया, ओके, लीडर वाला काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक इमरजेंट लीडर है। तो इन ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर कौन सा इसके अंदर ज़्यादा फिट बैठ रहा है, वो है ट्रेडिशनल लीडर। ट्रेडिशनल लीडर किसके बेसिस पे होते हैं, लैंड, वेल्थ एंड इनहेरिटेड स्टेटस। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा ठीक से पढ़ोगे ऑप्शंस को तो आप इसको कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट द लैक ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल्स, ओके। तो इसके अंदर ये बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको परफेक्टली पता है कि ये किसने कहा है तो ही आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आप इसके अंदर एक गैस नहीं कर पाओगे कि किसने करा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर गैस करने से बचे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार अपने को लग रहा होता है कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मनी वाले चैप्टर के अंदर तो अपने इसका नाम भी पढ़ा था या इसका भी पढ़ा था, लेकिन वो बहुत बार वो रॉन्ग हो जाता है, वो एक तरीके से आपका नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाएगा। तो एक नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उससे बचने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने से बचना चाहिए अगर आप श्योर नहीं हो। और अगर आप श्योर हो तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल 4 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जॉर्ज बर्नार्ड शो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर इज यूजुअली कॉल्ड। देखिए मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर, ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो अपना सोशल साइंसेस का जो सिलेबस है ना, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मेनली अपने पास एक्सटेंशन है, उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें जनरल एग्रीकल्चर है, और एक जनरल एग्रीकल्चर आप उसको उस जनरल एग्रीकल्चर के अंदर कह लो या एक अलग से पार्ट कह लो स्टैटिस्टिक्स। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का आप शेयर देखोगे क्वेश्चन के अंदर, तो पिछले 3 सालों के अंदर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स से, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और वो भी इतना हार्ड नहीं होता, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले 2024 से पहले जो मतलब 23 और 22 उनमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इस बार ये क्वेश्चन अलग पूछा गया 2024 के अंदर, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टैटिस्टिक्स को आपको इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार सुभाष चंद्रा वाली जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेस, उससे पढ़ लोगे, और जो NR सूडा की बुक आती है उससे, उसमें थोड़ा पोर्शन दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स
स्टैटिस्टिक्स का, आप वहाँ से पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन तो आप कर पाओगे। देखो क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन भी बहुत इजी आता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आता है। तो आप उन 2 बुक को अगर पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, द मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर इज यूजुअली कॉल्ड, सो सिग्निफिकेंस लेवल नो, कॉन्फिडेंस लेवल नो, प्रिसीजन ऑफ सैम्पलिंग प्लान और वैलिडेशन ऑफ डेटा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप मतलब कि टाइप 1 एरर को अगर वो गलत है फिर भी उसको क्या एक्सेप्ट करने के चांसेस कितने हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल इसका जस्ट रिवर्स होता है। और लास्ट में क्या आता है, और ये थर्ड वाला होता है प्रिसीजन ऑफ सैम्पलिंग एरर, वो अपन बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर को ही बोलते हैं प्रिसीजन ऑफ सैम्पलिंग प्लान। ओके, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था एक, ये अपन ने कर लिया। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट 1, एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी 1989 वाज सेट अप बाय आरबीआई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एएम खुसरो, ठीक है। स्टेटमेंट 1 ये दिया हुआ है। देखिए जब आप देखिए जब आप रेड्डी वाली बुक पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी कब बनी थी, 1989 के अंदर बनी थी। और किसकी चेयरमैनशिप के अंदर बनी थी, एएम खुसरो की चेयरमैनशिप के अंदर बनी थी। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट वो रेट होती है जिसके ऊपर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, ओके, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ना कि वो रेट जिससे आरबीआई बोरो करता है मनी बैंक से, ठीक है। तो ये जस्ट इसका रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है, ऑडियो विजुअल एड्स कैन ओनली सप्लीमेंट द टीचर बट कैन नेवर सप्लेंट हिम और हर। ओके, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं मतलब कि वो एक तरीके से डिवाइसेस या मेथड्स या कुछ भी आप इसको मान लीजिए, जो क्या करते हैं या तो ऑडियो या विजुअल के माध्यम से क्या करते हैं, जो भी आपके कम्युनिकेशन होते हैं इसको इफेक्टिवनेस, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी हम ये जो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं ये अपने पास डिजिटल बोर्ड क्या है, ये अपने पास विजुअल ऐड है, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो मेरा माइक मैंने पहना हुआ है ये क्या है, ये मेरा ऑडियो ऐड है, ठीक है। तो अपन आप इसके अंदर देखिए, ये ऑडियो विजुअल एड्स कैन ओनली सप्लेंट द टीचर बट कैन नेवर सप्लेंट हिम और हर, ठीक है। ये जो मैंने ये जो बोर्ड है, ये जो माइक है, ये मुझे सप्लेंट के मतलब एक तरीके से मेरी हेल्प कर रहे हैं, एक तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, बट कैन नेवर सप्लेंट हिम और हर। इनको चलाने के लिए तो मुझे काम करना ही पड़ेगा ना, लाइक मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे इसको चलाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे माइक में बोलना पड़ेगा, तब जाके अब इनका कोई यूज़ है, ठीक है। तो ये मुझे सप्लेंट का मतलब होता है रिप्लेस करना, तो ये मुझे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें रीजन देखिए, सिंस ऑडियो विजुअल एड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, हैज दिस में सब्सटीट्यूट एंड और रिप्लेस टीचर इन द क्लासरूम। सी क्या बताया मैंने कि ये जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो इफेक्टिवनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। यस, ये इफेक्टिवनेस बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं टीचर को, क्या ये रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट ये जो रीज़न है ये एक तरीके से अपने पास रॉन्ग हो जाएगा। तो रीज़न इज इनकरेक्ट एंड असर्शन इज करेक्ट। सो असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट। तो ये अपने पास बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया डेट एंड इंडेटनेस सर्वे 2029 रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटर हाउसहोल्ड्स इन रूरल एरियाज वर इंडेटेड एज ऑन 30th of June 2018। देखिए फिर से ये जो क्वेश्चन है ये अब आप इसको किसके अंदर मानोगे, या आप इसको जनरल एग्रीकल्चर के अंदर मानोगे, आप इसको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मानोगे,
क्योंकि और डेटा भी आप देखिए कौन सी वाली रिपोर्ट का पूछा है, 13 जून 2018। सो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप इनको कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितने भी सोर्सेज से पढ़ लीजिए, लेकिन आप इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते कि वो आप जिस ईयर में पेपर दे रहे हो उससे जस्ट प्रीवियस ईयर का पूछेंगे या उससे 5 साल पहले का पूछेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने बहुत क्लियर कट पढ़ा हुआ हो, और जैसे मैंने बोला कि आपको मतलब गेस नहीं करना, ठीक है। एक पेपर को सबसे इफेक्टिव वे के अंदर सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कोई गेस मत करो। अगर आपको आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करो, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको मत अटेम्प्ट करो, स्पेशली ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल अगर आपको आता है तो आप इसको कर पाओगे, अगर अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे। इसका आंसर है 40.3%। ओके, इसके अंदर कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस आपको आता है तो आपको आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर बैंक से क्वेश्चन पूछा गया है। अमंग द क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स विच इंस्ट्रूमेंट is the rate at which the central bank makes available financial accommodation to commercial banks by discounting government or other फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज। ओके सर, पहले अपन इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। एक तरीके से क्या पूछा हुआ है, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट पूछा हुआ है इसने, विच इंस्ट्रूमेंट इज द एट द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मीन्स इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, RBI, अवेलेबल फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू द कमर्शियल बैंक्स, ओके, डिस्काउंटिंग गवर्नमेंट और अदर फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज। ओके, अपन इसके ऑप्शन देखिए बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जिसके ऊपर RBI जो होता है वो बैंक्स को लोन देता है। अब उसमें वो क्या करता है, किसके बेसिस पे देता है, वो कुछ डिस्काउंटिंग बिल्स के ऊपर वहाँ पर उसको लोन देता है, ठीक है। डिस्काउंटिंग बिल्स या फिर कहें कि कुछ सिक्योरिटीज के ऊपर उसको वो लोन मिलता है, ठीक है, वो होता है बैंक रेट। अब इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है कैश रिजर्व रेशो। ओके, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, CRR जिसको पढ़ते हैं। तो ये होता है कि बैंक जो भी कमर्शियल बैंक होता है ना, उसको कुछ रिजर्व, कुछ कैश कह लें या रिजर्व अपन बोल लें, वो क्या होता है कि उसको RBI के साथ रखना पड़ता है, ठीक है। एक सम परसेंटेज आपको इनके जो भी डिपॉजिट है उसका RBI के पास रखना पड़ता है, तो उसको अपन बोलते हैं CRR। एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, जब अपने पास जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई या सेल करता है मार्केट के अंदर, तो वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और एक होता है कैश डिपॉजिट रेशो। ये एज सच कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, इसको आप SLR की तरह देख सकते हो। मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बैंक होता है ना, वो 100% जो उसके पास डिपॉजिट है ना, उसको एज ए लोन नहीं दे सकता, उसको कुछ फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट या फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट, उसको खुद के पास रखना पड़ता है, तो वो होता है SLR। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है ना इससे, डिस्काउंटिंग गवर्नमेंट और अदर फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज। तो इसके डिस्काउंटिंग बिल्स के ऊपर कहाँ पर दिया जाता है, वो दिया जाता है अपने पास बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस मे बी रिलेटिवली हायर व्हेन मोर देन 5 मेथड्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग्स वर यूज्ड एज कंपेयर टू सिंगल एक्सटेंशन टेक्निक। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने पास अडॉप्शन डिफ्यूजन वाला जो चैप्टर है उससे पूछा गया है, ठीक है। अडॉप्शन क्या होता है, अडॉप्शन इज अ मेंटल प्रोसेस। अडॉप्शन क्या होता है, एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो कि आप जो भी एक नया इनोवेशन आया है, ठीक है, उसको आप अपने पास क्या करते हो, फुल स्केल के ऊपर आप उसको यूज करने लग जाओ, तो वो अपने पास क्या है, अडॉप्शन है। अब इसमें स्टेटमेंट असर्शन क्या दिया हुआ है, असर्शन का स्टेटमेंट है द अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस मे बी रिलेटिवली हायर when more than 5 methods of extension techniques were used as compared to single extension technique। ओके, तो देखो अगर देखो अडॉप्शन के लिए फॉर एग्जांपल मैं ही एक्सटेंशन एजेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी जो नई टेक्निक है वो आप यूज़ करो, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से कन्विंस करने की कोशिश करूँ। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन में हो सकता है कि मैं आपको रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं, मैं आपको मेथड डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं, हो सकता है कि मैं आपको फील्ड टूर करवाऊं, ठीक है, या फिर स्टडी टूर यहाँ पर करवाऊं, ठीक है, या फिर कोई इंडिविजुअल मीटिंग मैं यहाँ पर करूं, ठीक है।
तो मतलब और कई बार क्या होता है कि अगर मैं इन सबका कॉम्बिनेशन लूँ, ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पहले मैंने आपको रिजल्ट दिखाए, मैंने आपको उसकी टेक्निक भी सिखाई कि किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, ठीक है, हम आपको फील्ड टूर पे भी लेके गए, जिसे फार्मर्स डे भी बोलते हैं, कि दिखाने के लिए कि देखिए ये जो प्रैक्टिस है इसको अडॉप्ट करके लोग इतना कुछ अचीव कर चुके हैं। तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाओगे और आपकी जो अडॉप्शन रेट होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सेक्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं। सिंगल एक्सटेंशन टेक्निक यूजुअली प्रूव्स टू बी यूजलेस फ्रॉम अडॉप्शंस पॉइंट ऑफ व्यू। सिंगल एक्सटेंशन टेक्निक यूजुअली प्रूव्स टू बी यूजलेस। यूजलेस देखिए, हो सकता है कि आप अब आपके एक जैसे मैंने कहा अडॉप्शन एक मेंटल प्रोसेस है, हो सकता है कि आप रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर ही कन्विंस हो जाओगे, ठीक है हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। हो सकता है कि आप सिर्फ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन देख के ही कन्विंस हो जाओ, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस करके ही कन्विंस हो जाओ कि हाँ हम ये जो भी इनोवेशन है इसको अडॉप्ट करेंगे। तो आप इसको कम्प्लीटली यूजलेस नहीं कह सकते, जो भी एक टेक्निक है उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा ही ना, तो इसको आप बिल्कुल यूजलेस नहीं कह सकते। तो रीज़न अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मैच द फॉलोइंग वाला है। इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इसमें क्या है, ये टाइप ऑफ मार्केट वाला दिया हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है और उसको नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट से मैच करना है। देखो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन में लिखा होता है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे होंगे, बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, और होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल सेम प्रोडक्ट वो लोग बेचेंगे, तो वो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, सो एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स के दो ऑप्शन है, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, ठीक है, मैंने बताया ना परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, होमोजीनियस, तो ये इसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा थर्ड। ओके, देन मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन ये अपने पास इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर आता है। यहाँ पर आप देखिए मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ भी होती है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना वो डिफ्रेंशिएटेड विथ क्लोज सब्सटीट्यूट। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या बनाती है, टूथपेस्ट बनाती है, ठीक है, टूथपेस्ट बनाती है। अब टूथपेस्ट बनाती है, लेकिन आप ब्रांड देखो, आपको ब्रांड उसमें कोलगेट भी मिलेगा, आपको पतंजलि भी मिल जाएगा, आपको डाबर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सारे हैं क्या, ये सारे हैं तो अपने पास टूथपेस्ट, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा है, और लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ पे है, और प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड विथ क्लोज सब्सटीट्यूट। तो अपने पास इसका राइट क्या हो जाएगा, ये किससे मैच हो जाएगा, फोर्थ से मैच हो जाएगा, ठीक है। ओलिगोपली, ओलिगोपली के अंदर क्या, सॉरी ओलिगोपली के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत कम फर्म्स होती हैं, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और मोनोपोली तो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वर्ड एक तरीके से ये है मार्केट के अंदर। मोनोपोली का मतलब सिर्फ एक ही फर्म और उसका प्रोडक्ट क्या होता है, एक ही फर्म क्यों होती है, क्योंकि कोई और उस मार्केट को डिसरप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ही बहुत यूनिक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे जो है वो अपने पास मोनोपोली का एग्जाम्पल है, सिर्फ रेल वही बना रहे हैं, कोई एक नॉर्मल आदमी आप या मेरी तरह उठ के रेल नहीं चला सकता, ओके, रेल मंत्रालय नहीं चला सकता है, तो वो हो गया मोनोपोली, क्या हो जाएगा, सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा अपने पास, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन वाला कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ए के अंदर क्या आएगा, थर्ड, देन बी के अंदर क्या आएगा, फोर्थ, और ओलिगोपोली सी के अंदर आएगा फर्स्ट, और इसके अंदर आ जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बताया था कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब एक ही ऐसा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कौन से एलिमेंट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है, ठीक है, जो मैसेज भेजता है, सेंडर होता है कम्युनिकेशन के अंदर। मैसेज होता है, मैसेज क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, मैसेज है। फिर उसके बाद में फीडबैक का मतलब जो भी रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो जो भी एक तरीके से उनका रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फीडबैक होता है। ऑडियंस का रेस्पॉन्स अपने पास क्या होता है, फीडबैक होता है। और लास्ट में दिया हुआ है बजट क्या चीज़ है, बजट आपके जो भी एक्सपेंसेस हो गए, आपका जो भी रेवेन्यू इनकम जो भी है, वो एक तरीके से कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, ये एक तरीके से आपका प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग एंड बजटिंग, प्लानिंग जो एक्सटेंशन के अंदर अलग से चैप्टर है, ठीक है, और उसके इकोनॉमिक्स के अंदर भी है, उसके अंदर आता है बजटिंग, ना कि कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसने पूछा है involved in communication process, so A, B and C are involved, okay, so A, B and C only, right answer will be 1, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, जनरल एग्रीकल्चर का ऐसा है ना, सोशल साइंसेस के अंदर जनरल एग्रीकल्चर के आपको ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे ना, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि ठीक है, कि कम्युनिकेशन की न्यूट्रिएंट से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो जैसे कि जेनेटिक्स वगैरह से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चन है ना, जनरल एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन आप सोशल साइंसेस में देखोगे ना, वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन रीजन बेस्ड आएंगे। तो मोर और लेस आपको वैसी ही प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन भी आएंगे, वो तो आपको बहुत देखते ही आप कर पाओगे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन थोड़े बहुत असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसके लिए आपकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो अपन आगे देखेंगे, जैसे जैसे जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताती हूँ उनको कहाँ से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अपने पास एक तरीके से न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर से बोल लो, या कहीं न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर से बोल लो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई भी कर पाएगा। ये आप कहीं भी, आप एनसीईआरटी के अंदर भी इसको पढ़ सकते हो, अगर आपने और ये आपने यूजी में भी पढ़ा होगा इनफैक्ट, ठीक है। तो इसका बहुत ही इजी आंसर हो जाएगा सेकंड, पोटेशियम, ठीक है। और इसके अंदर आप देखो, ये वाला जो चैप्टर है, ये आप अगर एनआर सुंडा से करते हो ना, तो इस चैप्टर के आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, हर बार ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है। कोई भी एक एलिमेंट देते हैं, मतलब कोई भी एक एलिमेंट का पूछते हैं, कोई भी फंक्शन, तो आप जो न्यूट्रिएंट है उनके फंक्शन है जो आप अच्छे से कर लीजिए, इस वाले चैप्टर से आप क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत ईजीली। ओके, देन नेक्स्ट इज, which method would be more suitable for reaching a large population in relatively short period। okay, तो ये कहाँ से पूछा गया है, ये पूछा गया है मेथड, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन से। ओके, सो यहाँ पे देखो, 3 तरीके के मेथड होते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास मेथड। इंडिविजुअल मेथड अपन कब काम में लेते हैं, इंडिविजुअल मेथड अपन तब काम में लेते हैं जब अपने पास बहुत, इंडिविजुअल में क्या होता है, जैसे कि फेस टू फेस इसके अंदर कन्वर्सेशन आपको करनी पड़ती है। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन आप कब कर पाओगे आप, जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो, ठीक है, और अब बहुत कम लोगों के पास आपको जाना हो। बहुत, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तभी आप यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप बहुत ही कम लोगों के पास जा पाओगे, ज़्यादा लोगों को आप कवर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूँ कि आपको आपके किसी फ्रेंड से जाके मिलना है, ठीक है, फेस टू फेस मिलना है, तो उसमें आपको ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैं कहूँ कि अगर आपको, मान लीजिए आपके दो फ्रेंड हैं आपके, वो अलग अलग स्टेट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्या करो, अगर आप उनसे इंडिविजुअली जाके मिलोगे, कि पहले एक से इस स्टेट में जाके मिले, फिर दूसरे से इस स्टेट के अंदर जाके मिले, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब दूसरा मेथड आता है ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड का मतलब ये हो गया कि आप इन दोनों से एक ही साथ मिल लिए। ग्रुप क्या होता है, दो लोगों का, दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, एक साथ हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, ग्रुप। तो ग्रुप मेथड मतलब आप इन दोनों से एक ही साथ मिल लिए, ठीक है।
तो इसमें भी ये इससे रिलेटिवली कम टाइम की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके अंदर भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होना ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप भी कितना ही बड़ा होगा। मैक्सिमम साइज़ किसी ग्रुप की क्या हो सकती है, मैक्सिमम साइज़ कितनी हो सकती है, 100 और वी कैन से 50, ओके 50 to 100 ये वेरी करती है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा लाइक हाँ 100 मान सकते हैं, एक बार के लिए 100 मान लेते हैं। तो ग्रुप मेथड, ठीक है। मास मेथड, मास मेथड का मतलब ऐसे हो गया, मास मेथड क्या हो गया, मास मेथड का मैं एग्जांपल बताती हूँ पहले आपको, जैसे कि टीवी, ओके टीवी फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे अभी इस मास मेथड, ठीक है, जैसे अभी मान लेते हैं अपन, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ, तो उसमें अगर आपको जो जो भी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया के थ्रू या उनकी जो खुद की पीआईबी के थ्रू उन्होंने दी वो जो भी इंफॉर्मेशन थी। तो अगर वो उस समय क्या करते, अगर वो उस समय इंडिविजुअल एक एक लोग को जा जाके बता देते, तो वो इतना ज़्यादा लोगों को नहीं बता पाते, ठीक है, और बहुत टाइम उनको लगता। इनफैक्ट इंडिया के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक इंसान को जा जाके बताया जाए पर्सनली। ग्रुप मेथड में भी नहीं हो सकता था। तो उन्होंने किस अप्रोच की तरफ गए, वो मास मेथड, ठीक है। मास मेथड का मतलब ये हो गया कि आप बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है। कोई भी आप उसमें मीडियम कुछ भी हो सकता है, उसमें टीवी हो सकता है, उसमें रेडियो हो सकता है, ठीक है, इंटरनेट के जरिए भी आप उसको कर सकते हो। तो मास मेथड, ठीक है। हाइब्रिड मेथड, हाइब्रिड मेथड मतलब दोनों किसी भी दो मेथड को मैं आपस में मिला दूं। जैसे कि अगर इंडिविजुअल और ग्रुप को आपस में मिला दिया, तो ये तो पहले से ही दोनों कम है। अगर मैंने ग्रुप और मास को मिलाया, तो कहीं ना कहीं ग्रुप जो मेरा मेथड है, वो इसकी स्पीड, उसकी वजह से रिलेटिवली स्पीड क्या हो जाएगी, जो इनकी एवरेज स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने इन दोनों को मिला दिया, तो एवरेज स्पीड अपने पास कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मास मेथड, ठीक है। और मास मेथड के आप एक तरीके से एग्जाम्पल याद कर सकते हो, जैसे टीवी, रेडियो वगैरह ये हो गए। और ग्रुप मेथड के जैसे कि ये फील्ड ट्रिप हो गया, जैसे फार्मर्स डे, स्टडी टूर, ओके, ये सारे रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, मेथड डेमोस्ट्रेशन, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ग्रुप मेथड के अंदर आते हैं। इंडिविजुअल मेथड के अंदर क्या आते हैं, एक्सटेंशन के अंदर, जैसे कि फेस टू फेस मीटिंग, जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, होम एंड फार्म विजिट हो गया, या फिर जैसे कि फार्मर्स कॉल हो गया, ठीक है, पर्सनल लेटर वगैरह हो गया, ये इसके टाइप होते हैं, ठीक है। वो भी आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉइन्स आर मिंटेड इन मिंट्स ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए फिर से ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको पता है तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो गेस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द कॉइन्स आर मिंटेड इन मिंट्स ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुंबई वाला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन करती है, हैदराबाद वाला भी करती है, कोलकाता वाला भी करती है, और नोएडा वाला भी करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी। ये क्वेश्चन इसके अंदर आपको गेस नहीं करना, अगर आपको पता है तो ही आपको अटेम्प्ट करना है, एग्जैक्ट पता है, क्योंकि किसी एक का भी आपको नहीं पता मान लीजिए, और आपने उस इन तीनों में से किसी को टिक कर दिया, तो आप कैसे फिर कर पाओगे, ठीक है। वो वाली बात है, वो नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव नहीं करने हैं। तो ये वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे सारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज अरेंज द स्टेप्स फॉलोड इन द फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसका सवाल पूछा है, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग के स्टेप्स पूछे हैं, ठीक है। तो आप जब रेड्डी वाली बुक पढ़ेंगे, उसके अंदर बहुत क्लियरली ये दिए हुए, देखिए बहुत, अगर आपको ये क्वेश्चन, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना स्टेप्स वाले, और जहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हो, ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव लिखा हो, तो मतलब एक तो ऑब्जेक्टिव और एक अवेयरनेस, ओके, एक तो अवेयरनेस और एक ऑब्जेक्टिव, तो कहीं ना कहीं बहुत 99% चांसेस है कि वो जो है इन्हीं दो में से, ये दो जो हैं यही होंगे उसके फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पहला स्टेप होता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ रिसोर्स इंडोमेंट ऑन द फार्म, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज ऑलरेडी है, आपको प्लानिंग एंड बजटिंग करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, सी। फिर उसके बाद में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस टू बी इंक्लूडेड। अगर आपने क्या कर लिया, आपने रिसोर्सेज देख लिए, रिसोर्सेज के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि ठीक है, ओ कि मैं जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस के ऊपर मैं ये वाला जो एंटरप्राइज है उसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, या ये वाली कमी है तो इसको दूर करने के लिए मैं ये वाला एंटरप्राइज
इंक्लूड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा। और लास्ट वन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये वाला एंटरप्राइज ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई रिस्क तो होगा ही ना, तो वो भी मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो वो अपन करते हैं लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, DCBA। ठीक है, तो DCBA ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट वन, चॉइस बिटवीन प्रोडक्शन फॉर द पुअर और प्रोडक्शन फॉर द रिच रेफर्स टू। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, देखिए ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फॉर द पुअर, प्रोडक्शन फॉर द पुअर, कहीं ना कहीं पुअर, फॉर द पुअर एंड फॉर द रिच। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस में कहीं ना कहीं क्वांटिटी यहाँ पर दी होती है कि हम कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में कहीं ना कहीं किसी भी क्रॉप या कोई भी प्रोडक्ट का नाम दिया होता है कि हम ये वाली चीज़ प्रोड्यूस करने वाले हैं। और व्हेन टू प्रोड्यूस में कहीं ना कहीं टाइम दिया होता है। ठीक है, टाइम दिया होता है कि हम ये वाली चीज़ इस समय पर प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फॉर द पुअर, प्रोडक्शन फॉर द रिच, किस चीज़ का आंसर है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज बिटवीन एक्सटेंशन वर्कर्स एंड फार्मर्स इज कॉल्ड। ओके, बहुत मैंने कहा था कम्युनिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसा ये क्वेश्चन है। देखो, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज बिटवीन एक्सटेंशन वर्कर्स एंड फार्मर्स इज कॉल्ड एजुकेशन। पहला ऑप्शन है एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन अपने पास एक तरीके से आप क्या करते हो, उसकी नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल के अंदर जो चेंज किया जाता है, जो डिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ही होता है चेंज। ओके, देन कम्स कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज बिटवीन टू और मोर पीपल। ओके, वो क्या होता है, ये क्या हो गया, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। ओके, टू और मोर देन टू पीपल। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक्सटेंशन वर्कर हूँ और मैंने कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो है, नई स्किल जो है वो किसी फार्मर को सिखाई, बताई। ठीक है, वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ठीक है, और फार्मिंग आप पता ही है सबको। ठीक है, क्रॉप्स उगाना ये सब, तो वो फार्मिंग के अंदर आता है। तो इसके अंदर आप देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज बिटवीन एक्सटेंशन वर्कर एंड फार्मर। मैंने क्या बताया कम्युनिकेशन में, मैंने क्या बताया कि इन बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। तो यहाँ पे टू पीपल ही तो हैं, एक्सटेंशन टू पीपल, लाइक टू एक्सटेंशन वर्कर्स एंड फार्मर्स। ओके, मोर देन टू, तो वर्कर्स एंड फार्मर्स। तो जहाँ पे टू एंड मोर देन टू था, उन्होंने सीधा यहाँ पर नाम दे दिया कि एक्सटेंशन वर्कर एंड फार्मर्स। तो इसका आंसर बहुत ईजिली क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से असर्शन एंड रीजन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा जो अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो असर्शन रीजन के हैं, या मैच द फॉलोइंग के हैं, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जमाने वाले हैं। तो वहीं से एक क्वेश्चन है, देखिए असर्शन दिया हुआ है, वेज पुश इन्फ्लेशन एंड प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन आर टू फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इन्फ्लेशन वाले, सॉरी, ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी प्राइजेस है ना, प्राइजेस मतलब किसी एक कमोडिटी की नहीं, जो एक तरीके से बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ है, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, किसी बेस ईयर से अपन उसको देखते हैं, इंक्रीज हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेशन के दो तरीके का होता है। एक तो होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक तो होता है डिमांड पुल, फर्स्ट वन इज डिमांड पुल एंड सेकंड वन इज कॉस्ट पुश। ओके, तो इसमें डिमांड पुल में क्या होता है कि एग्रीगेटेड डिमांड। ओके, एग्रीगेटेड डिमांड जब बढ़ जाती है तो किसी भी चीज़ की, ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी क्या बढ़ जाएगी, उसकी सप्लाई तो उतनी ही है, सप्लाई उतनी ही है, तो उसकी क्या बढ़ा दी जाएगी,
उसकी क्या बढ़ा दी जाएगी, प्राइस बढ़ा दी जाएगी। प्राइस बढ़ना और एक तरीके से प्राइस एग्रीगेटेड जो उसकी प्राइस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्राइस बढ़ना ही तो इन्फ्लेशन है, ठीक है, एग्रीगेटेड प्राइस बढ़ना ही तो इन्फ्लेशन है, तो वो कोस्ट पुल इन्फ्लेशन है, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। सेकेंड है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये हो गया कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो मैं कॉस्ट बढ़ा दूँ, अगर मैं कॉस्ट बढ़ा दूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पीछे की जो कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट को भी तो रिकवर करना है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ठीक है। वो कॉस्ट पुश के अंदर आता है। अब इसने क्या दिया है, कॉस्ट पुश, वेज पुश इन्फ्लेशन एंड प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। देखिए वेज पुश इन्फ्लेशन क्या होता है कि देखो आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देना, क्या चीज़, आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देना अपने पास वेजेस। वेजेस क्या होते हैं, जो अपने पास लेबर होती है उसके उसको जो पेमेंट करते हैं ना अपन, ठीक है, लेबर कॉस्ट एक तरीके से बोले तो वेजेस बोलते हैं। आर्टिफिशियली आपने उसको इंक्रीज कर दिया। हो सकता है कि जो भी लेबर थी ना वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव लेबर्स नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उनकी जो वेजेस है वो बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई। कॉस्ट इंक्रीज हुई तो आपको प्राइस भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। कहीं ना प्रॉफिट पुश का मतलब ये हो गया कि जो भी मिडिल मैन है या जो भी प्रोड्यूसर है जो भी है, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन एक तरीके से बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने पास क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाएंगे, वो अपने पास प्राइजेस बढ़ा देंगे। प्राइजेस बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रीज़न देखते हैं। वेज पुश इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन हायर वेजेस आर सिक्योर्ड विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। देखो मैंने पहले ही बोला कि वेज पुश इन्फ्लेशन होता ही है कि आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देते हैं। आर्टिफिशियली इंक्रीज इसलिए करते हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर लेबर यूनियन का प्रेशर हो, ठीक है, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, इसने यही बोला है वेज पुश इन्फ्लेशन टेक प्लेस व्हेन हायर वेजेस आर सिक्योर्ड विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी लेकिन फिर भी आपने क्या कर दिए, वेजेस बढ़ा दिए, तो वो क्या होगा, वेज पुश इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और ये रीजन क्या कर रहा है, बिल्कुल करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड reason is the correct explanation of assertion. Okay, then next question. Okay, almost all states except which of the following enacted laws for consolidation of holding। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपने पास आया कहाँ से है, ठीक है। तो ये अपने पास जो लैंड रिफॉर्म्स थे, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स वाला जो चैप्टर है आप रेड्डी वाली बुक के अंदर पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के लिए, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, उस वाली बुक के अंदर लैंड रिफॉर्म्स या टीनेंसी रिफॉर्म जिसे बोलते हैं वो वाला क्वेश्चन है। वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सब स्टेट्स ने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग को अपने पास इनेक्ट किया था, उस लॉ को, एक्सेप्ट 2 स्टेट विच आर बी एंड सी, केरला एंड तमिलनाडु। पंजाब ने किया था, उत्तर प्रदेश ने किया था, सब ने किया था, 2 ने नहीं किया था, विच इज केरला एंड तमिलनाडु। सो राइट आंसर विल बी सेकेंड आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज assertion reason based question है। the total expenditure made by a consumer on a normal goods decreases with the increase in its price। okay, मतलब कि ये क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है, डिमांड वाले चैप्टर से है, डिमांड वाले चैप्टर से है, ठीक है। यहाँ पे देखो, द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाई ए कंज्यूमर ऑन अ नॉर्मल गुड्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग प्राइस। नॉर्मल गुड्स क्या होती है, देखो नॉर्मल गुड्स बोलते उन्हें हैं कि अगर मैं इसकी प्राइस बढ़ाऊँ तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए, और अगर मैं इसकी प्राइस को डिक्रीज करूँ तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, वो अपने पास क्या है, नॉर्मल गुड है। फॉर एग्जांपल बाजरा हो गया या फिर वीट हो गया, कुछ भी मान लीजिए, वो नॉर्मल गुड है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाई ए कंज्यूमर ऑन अ नॉर्मल गुड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइस। यस इट इज़ राइट, क्योंकि वो क्या करेगा, अगर आपने इसकी प्राइस बढ़ा दी, फॉर एग्जांपल कि वीट की प्राइस आपने बढ़ा दी, ठीक है, तो अब मैं वीट नहीं खरीदूंगी, अब मैं उसका जो क्लोजर सब्स्टिट्यूट है उस पर चली जाऊंगी। फॉर एग्जांपल कि इतने दिन हम लोग वीट फ्लोर खा रहे थे, अब हो सकता है कि राइस पे मैं शिफ्ट हो जाऊं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर है, मैं राइस खरीद लूँ उस पैसे से, ठीक है। सेकेंड रीज़न इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स इज इलास्टिक एंड
इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज मोर देन वन। देखिए मोर देन वन कब होगी, जब यहाँ पे डेल परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मोर देन वन नहीं होती है, लेस देन वन होती है। ठीक है, लेस देन वन कैसे होगी कि जितना आप प्राइस में चेंज करोगे ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके अंदर डी के अंदर उतना चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर उतना चेंज नहीं होगा, तो वो अपने पास क्या होगी, लेस देन वन होगी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला रीज़न अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉरी असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट। तो रीज़न ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला अपने पास सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रूरल सोशियोलॉजी प्राइमरीली फोकस ऑन। ठीक है, बहुत ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये ज़्यादा इस दिमाग नहीं लगाना है। देखो रूरल सोशियोलॉजी, ठीक है, देखते हैं। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एनालाइजिंग अर्बन सोशल डायनामिक्स। नाम में ही रूरल है तो अर्बन को कैसे करेगी। सेकेंड वन इज फॉर्मुलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेस फॉर अर्बन सोसाइटीज़ अर्बन के लिए क्यों करेगी जब वो रूरल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टडिंग द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, ये सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन अर्बन एरियाज, फिर से अर्बन आ गया। तो आप इस तीनों में देखिए, तीनों ऑप्शन में अर्बन 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 है, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, रूरल के लिए पूछा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, स्टडिंग द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। ठीक है, रूरल लाइफ बहुत साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना, थोड़ा बहुत अगर आप अच्छे से कई बार आप अच्छे से ये भी पढ़ लेते हो ऑप्शंस भी, तो भी आप कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए अ कम्युनिकेशन बैरियर टू अ कॉमन बैरियर टू कम्युनिकेशन इन रूरल एरियाज कैन बी। ठीक है, देखो बहुत कम्युनिकेशन, फिर से कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा है। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है। कम्युनिकेशन आपको चाहे आप एक्सटेंशन के अंदर कोई और चीज़ कवर करे ना करे, लेकिन कम्युनिकेशन एंड जो प्रोग्राम्स है वो आपको कवर करने ही करने हैं। ठीक है, अब इसमें देखो अ कॉमन बैरियर टू कम्युनिकेशन आप किसको बोलोगे, बैरियर किसको बोलते हैं, बैरियर टू कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिवनेस जो होती है ना कम्युनिकेशन की, उसको अपने पास कम करें। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन देखते हैं, क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। क्लियर एंड कंसाइज अगर मेरी लैंग्वेज होगी तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप रूरल एरिया के अंदर आप जा रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज पता है, ठीक है, आप उनको अच्छे से समझा पा रहे हो, तो वो एक तरीके से आपको फैसिलिटेट ही करेगी, ना कि वो एक बैरियर का काम करेगी। ठीक है, सेकेंड वन इज लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इफेक्टिवनेस उसकी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स। अगर फार्मर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर फैसिलिटेट करेगी, ना कि वो बैरियर बनेगी। और नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ विजुअल एड्स। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी पहले आया है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व करा। विजुअल एड्स वगैरह जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, ना कि इफेक्टिवनेस को कम करते हैं। ठीक है, बैरियर का काम नहीं करते, ये एक तरीके से आपकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस के अंदर कौन सा एक बैरियर हो जाएगा, ये लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, इफ रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज देन द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट विल बी लेस देन एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन आया है। इफ रिसोर्सेज आर, देखो की वर्ड्स क्या है, रिसोर्सेज नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। ठीक है, नॉट फुल्ली, इफ रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट विल बी लेस देन एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। देखो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है कि मैक्सिमम में मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे मैं कितना प्रोडक्शन कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल कि पोटेंशियल लेवल मेरा कितना है, 10 है, आउटपुट पोटेंशियल लेवल 10 है, लेकिन मैंने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया, पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया, तो ये जो मेरा लेवल ऑफ आउटपुट है, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है, और जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन होगा मेरे फार्म पे वो अपने पास क्या होगा, कम होगा। कम मतलब लेट से 8,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो इस स्टेटमेंट तो मेरा यहाँ पर देखो पोटेंशियल लेवल तो ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल वाला क्या है, कम है। तो लेवल ऑफ पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट विल बी लेस देन एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। नो, पोटेंशियल लेवल यहाँ पर ज़्यादा होगा देन एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ आ गई। तो ये वाला स्टेटमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। ठीक है। Then next question is production possibility curve refers to the minimum possible level of output attainable with the available resources. ओके, पीपीसी की बात इसमें की गई है। पीपीसी देखो क्या होता है, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बोलता है कि मैंने क्या करे कि इसमें क्या करते हैं, रिसोर्सेज को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। रिसोर्सेज को कांस्टेंट रख के मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पर कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है, वही होता है अपने पास पीपीसी। और इसमें क्या लिखा हुआ है, मिनिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट। नहीं, ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट होगा ये। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने पास रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ओके, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वो वाला भी आपको अच्छे से करना है। देन नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कीनेस an individual's aggregate demand to hold money is composed of transaction demand, प्रिकॉशनरी डिमांड एंड स्पेकुलेटिव डिमांड। ओके, डिमांड वाले चैप्टर से क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू कीनेस, कीनेस का जब आप पढ़ोगे तो आप वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा होता है, ये वाला आपको सुभाष चंद्र वाली बुक में भी मिल जाएगा, या आपको रेड्डी वाली बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, 3 तरीके की डिमांड होती है। ट्रांजेक्शनल डिमांड जो उसको बेसिक ट्रांजेक्शन्स के लिए चाहिए होती है। ठीक है, प्रिकॉशनरी डिमांड उसको जो कुछ कंटिजेंसी नीड के लिए चाहिए होती है। ठीक है, वो प्रिकॉशनरी होती है। स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होता है, जो स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, कहीं एक तरीके से आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखिए। ठीक है, स्पेकुलेटिव डिमांड। तो ये वाले तीनों, अब ये स्टेटमेंट अपने पास क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या रीज़न क्या दिया है, देखो रीज़न है, द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ मनी इनकम। ओके, स्पेकुलेटिव डिमांड जैसे मैंने बताया ना, इन्वेस्टमेंट, नो, अब ये इनकम से रिलेटेड नहीं है, ये अपने पास किससे रिलेटेड है, ये अपने पास रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट से। ओके, इंटरेस्ट रेट से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपये हैं। ठीक है, अब मैंने देखा कि मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो क्या है, अभी कम चल रही है। अभी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट कम चल रही है, तो मैं उस पैसे को क्या करूँगी, इन्वेस्ट नहीं करूँगी, मैं उस पैसे को मेरे पास ही रखूँगी। ठीक है, मेरे पास ही रखूँगी, तो वहाँ पे मैं उसको इन्वेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन मैं वेट करूँगी कि उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़े। और एक तरीके से जब उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, तो मैं वहाँ पर मनी को स्टोर करके नहीं रखूँगी, मैं उसको क्या कर दूँगी, इन्वेस्ट कर दूँगी। ठीक है, उसको क्या कर दूँगी, इन्वेस्ट कर दूँगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रीज़न तो अपने पास, ये अपने पास स्टेटमेंट ही गलत है रीज़न का। तो अपने पास राइट क्या हो जाएगा, असर्शन सही है लेकिन रीज़न फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखिए मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, देन मैंने बताया कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वही चीज़ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कुछ नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, और इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के उससे दिया। देखो स्टार नेटवर्क क्या होता है, बीच में स्टार नेटवर्क में क्या होती है, हर डायरेक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। मतलब ये वाला जो इंसान है ना, ये इसको इंफॉर्मेशन देगा, ये इसको भी देगा, ये इसको भी देगा, इसको भी देगा, ये लोग भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो मैक्सिमम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ए के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, ए के अंदर सेकंड के कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्हील नेटवर्क में क्या होता है कि ये जो एक इंसान है ना, ये ही सबको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये ही सबको इन्फॉर्मेशन देता है, और ये आपस में कोई बात नहीं करते। ठीक है, ये आपस में कोई बात नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास, लीस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो बी के अंदर क्या हो जाएगा, बी के अंदर हो जाएगा फर्स्ट, बी के अंदर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फिर आगे देखो चेन नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये वाला इंसान ने इसने इसको बताया, ये वाले इंसान ने आगे बताया, ये वाले इंसान ने आगे बताया, तो एक तरीके से ये फ्लो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो चेन यहाँ पर बन रही है,
चेन जो होती है, चेन नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि मॉडरेट सेटिस्फेक्शन होता है। आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि हर डायरेक्शन के अंदर तो फ्लो नहीं हो रही है, और इसको लीस्ट अमाउंट भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान तो नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आप देखोगे तो चेन बन रही है, ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, तो सी के अंदर होगा थर्ड। और सर्कल, सर्कल के अंदर क्या होती है, ये जो चेन है वो एक तरीके से आप इसका सर्कल बना दो कि यहाँ से यहाँ गई इन्फॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली अपन काम में लेते हैं। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो डी के अंदर हो जाएगा 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अकॉर्डिंग टू एवर्ट रोजर्स 2003 अरेंज द वेरियस स्टेजेस फॉर कन्वर्टिंग रिसर्च इनटू प्रैक्टिस। ओके, रिसर्च इनटू प्रैक्टिस, ये आपको फिर से वही स्टेजेस दी ही हैं और आपको इनको करेक्ट ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव या अवेयरनेस लिखा हुआ दिख जाए तो 99% वो ही फर्स्ट स्टेप होगा। अब इसके अंदर भी आप देखो, रिसर्च अवेयरनेस, रिसर्च अवेयरनेस दिया हुआ है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, रिसर्च अवेयरनेस। देखो कितना इजी हो गया। अब आपने एक डी, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इजी हो गया कि अगर आपको बाकी सारा नहीं पता, यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन 100% आता भी नहीं है, स्पेशली सिर्फ इन केसेस के अंदर, मैच द फॉलोइंग के अंदर कोई एक भी अगर आपको आता है ना, तो भी आप एक बार ऑप्शंस को देख लीजिए, क्या पता आप उस ऑप्शन से उसको क्रैक कर लो, ठीक है। तो ये अवेयरनेस, सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद में आप क्या करते हो, उसको इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन करने के बाद उसको ट्रायल में डालते हैं, ठीक है। ट्रायल मतलब छोटे स्केल के ऊपर आप उसको प्रैक्टिस करते हो, और लास्ट में क्या होता है, रिसर्च इनटू प्रैक्टिस, फिर लास्ट में आप उसको एक लार्ज स्केल के ऊपर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले डी, सबसे पहले रिसर्च अवेयरनेस, फिर उसके बाद में क्या हो गया, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन करने के बाद ट्रायल, और ट्रायल के बाद में बी, तो डी ए सी बी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास सेकेंड ऑप्शन अपने पास बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। तो अपने पास ये है, अकॉर्डिंग टू, ओ सॉरी, ओके, 3 लार्जेस्ट ग्राम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 2021 to 2022 वर। देखो इसने क्या पूछा है, जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। अब ये जनरल एग्रीकल्चर का ये इस तरीके का क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। वो आपके सोशल साइंसेस के कोर्स के अंदर बहुत लिमिटेड क्रॉप्स दी हुई है, लिमिटेड, जैसे कि राइस दिया हुआ है, व्हीट दिया हुआ है, और चिकपी दिया हुआ है, और कॉटन दिया हुआ है, सोरगम दिया हुआ है। तो ये जो क्रॉप्स है ना, जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है, इस उनकी आपको क्या करना है, जिस भी ईयर के अंदर आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल अभी आपका 2025 का पेपर है, तो कम से कम भी आप उसके पिछले 5 सालों के हर क्रॉप के 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स याद कर लो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वो 5 सालों, मतलब ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ 5 सालों का आप कर लो। जैसे हमारा 2024 में था पेपर, ठीक है, अगर आप जस्ट पिछले वाले साल का पढ़ के चले गए तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये कब का पूछा है उन्होंने, 2024 के पेपर में पूछा है, 21-22 का पूछा है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये थी कि जो 2021 और 2022 के थे वो सेम ही थे, इस वजह से थोड़ा ईजी हो गया, और ये ग्राम वाला, ठीक है। बाकी ये किसी भी क्रॉप के लिए पूछा जा सकता है, ये राइस के लिए भी पूछते हैं, ये व्हीट के लिए भी पूछ लेते हैं, जो भी आपके सिलेबस में है सिर्फ वो, ठीक है, उतना आप पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट है। तो इसके आप 21-22 के कौन से थे, महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान, ये तीनों थे, गुजरात नहीं था। तो ए बी सी ओनली, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, ओके ओके। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, फिर से जनरल, अब देखो मैंने बताया था ना, जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी भी मिलेंगे, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड भी मिलेंगे। लेकिन एक बार अपन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो, रेड कॉटन बग कैन बी कंट्रोल बाई अप्लाइंग इंसेक्टिसाइड्स इन सॉइल। ओके, रेड कॉटन बग कैन बी कंट्रोल बाई अप्लाइंग इंसेक्टिसाइड इन सॉइल। देखिए रेड कॉटन बग किसका, देखो कॉटन का पेस्ट है, और ये किस तरीके का पेस्ट है, ये सकिंग पेस्ट है, ओके, सकिंग पेस्ट है,
सकिंग पेस्ट है। तो एक सकिंग मतलब जो प्लांट सरफेस होती है उससे ये मतलब कि जो भी इसका न्यूट्रिएंट होता है उसे सक करके लेता है, ठीक है। तो इसको आप अगर इंसेक्टिसाइड आप सॉइल के अंदर डालोगे तो वो किस यूज़ में है, क्योंकि ये आप इसके अंदर सकिंग पेस्ट तो कहीं ना कहीं ये प्लांट सरफेस के ऊपर है, ठीक है। आप इसके अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड सॉइल के अंदर डाल रहे हो, तो क्या वो इफेक्टिव होगा? नहीं, वो इफेक्टिव नहीं होगा। आपको इसको कंट्रोल करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड है वो कहाँ डालना पड़ेगा? वो आपको प्लांट सरफेस के ऊपर डालना पड़ेगा, ओके। देन स्टेटमेंट 2 है, तो ये अपने पास क्या क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 तो अपने पास रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 है रेड कॉटन बग लेज एग्स इन और ऑन सॉइल। यस, ये बिल्कुल सही बात है। रेड कॉटन बग जो है वो अपने पास सॉइल में अंडे देती है, ठीक है, ये सही है। तो ये वाला ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की मैं आपको खास बात बताऊं, ये क्वेश्चन कम से कम भी 2 या 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का कि आप ऐसे सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले वाले पेपर से, तो अगर आप पिछले वाला पेपर करते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलते हैं, ठीक है। तो और उसको आपको करने में बहुत आसानी रहती है फिर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट बट ऑप्शन नंबर 2 इज़ नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ओके। ओके, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन रूरल एरियाज कैन बी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके से सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट करा है, और मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन अपन इसको बोल सकते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था कि वो फैक्टर्स जो इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को कम करते हैं, वो क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं, ठीक है। रूरल एरियाज में पार्टिकुलरली इसमें पूछा है। तो लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ये अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? ये सही है कि ये एक बैरियर है। यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक जार्गन्स, आप बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो वो फार्मर्स को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी ये अपने पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स। ये मैंने अभी पहले बताया था कि फार्मर्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एक तरीके से अच्छी बात है, तो ये वाला तो नहीं होगा बैरियर। फिर उसमें फोकस एंड विजुअल्स, आप ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो तो वो भी इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा, तो ये भी नहीं है। तो कौन से हो जाएंगे? ए एंड बी ओनली। तो ए एंड बी ओनली का ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बिल्कुल ये तो पेपर में ही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन था और अभी फिर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा फॉर्मेट इसका अलग दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम जनरेटेड थ्रू सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन इज सफिशिएंट टू क्लियर ऑफ द एंटायर लोन अमाउंट इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। ओके, देखो दो तरीके के लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर लोन कितने तरीके के होते हैं, जो क्रेडिट होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन और एक होता है पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन। ओके, पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन, ठीक है। सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैंने इस सीज़न मैंने लोन लिया, फॉर एग्जांपल कि मेरे को पर्ल मिलेट उगाना था, मैंने उसके लिए लोन लिया, ठीक है। तो अब जो ये मेरा सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन क्या होता है कि इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी मीन्स एक तरीके से इसकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी अपन मान सकते हैं, ठीक है, वो अपने पास ज़्यादा होती है। तो मैं क्या करूँगी कि जब मैं पर्ल मिलेट मैंने उगाया, ठीक है, जो मैंने क्रेडिट लिया उससे मैंने पर्ल मिलेट उगाया और उसको क्या करा, मार्केट में सेल कर दिया, और सेल करने के बाद मैंने वो जो मेरे पास पैसा है उससे मेरा लोन चुका दिया, तो वो होता है सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन, ठीक है। दूसरा होता है पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन। पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन का मतलब क्या चीज़ होता है कि मतलब उसकी लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि आप उसको इनकम जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मशीनरी हो गया है ना, मशीनरी वाले लोन जो होते हैं ना वो इसके अंदर आएंगे। जैसे मशीनरी, जैसे कि मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन आप इसके अंदर एक तरीके से मान सकते हो कि उसको मतलब इनकम जनरेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द इनकम जनरेटेड थ्रू सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन इज सफिशिएंट टू क्लियर ऑफ द एंटायर लोन अमाउंट इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। येस, इट इज़ राइट। जैसे मैंने कहा कि जिस सीज़न के अंदर मैंने क्रॉप उगाई उसको लास्ट में सेल करके मैंने उसको लोन को भी चुका दिया, ठीक है। तो वो अपने पास स्टेटमेंट फर्स्ट अपने पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट 2, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस शीट। ओके, देखो बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है जिसमें आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिकॉर्ड हो, वो अपने पास क्या होती है, बैलेंस शीट होती है। तो बैलेंस शीट से कभी भी अपन नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा, आपको इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। ओके,
इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ओके, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं अपन। ओके, फिर से देखो, इसको जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मोस्ट टिपिकल tropical crops are short day plants while those of higher latitude are generally long day plants। okay, देखो टिपिकली ट्रॉपिकल क्रॉप्स मतलब एक तरीके से हाई टेम्परेचर वाली, जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो की जाती है, उनको आप मान सकते हो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती है ना, जैसे परमलेट हो गया है ना, तो उनको क्या होता है कि उनको मतलब ज़्यादा उनको नाइट आवर्स की आवश्यकता होती है, ज़्यादा नाइट आवर्स की आवश्यकता होती है, तो वो कैसे होते हैं, शॉर्ट डे वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है। वाइल दोज ऑफ हायर लेटीट्यूड आर जनरली लॉन्ग डे प्लांट्स। हायर लेटीट्यूड मतलब एक तरीके से आप इनको टेम्परेट वाले मान लीजिए, टेम्परेट वाले कैसे होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट इसके अंदर जैसे कि इनको क्या होती है कि शॉर्ट डे लेंथ की, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं क्योंकि इनको क्या होते हैं, शॉर्ट नाइट आवर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने पास बिल्कुल सही है, ठीक है। देन स्टेटमेंट सेकंड, द ड्यूरेशन ऑफ नाइट और कंप्लीट डार्कनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द लेंथ ऑफ द डे, ठीक है। ये देखो, ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ना, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, ये मतलब किसकी, ये किया ही नाइट लेंथ के बेसिस पे किया जाता है, बस उसका नाम ऐसा है, पर उसको किया किसके बेसिस पे आता है, नाइट लेंथ के बेसिस पे किया जाता है। और ये सेम स्टेटमेंट अगर आपने 11th-12th की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स आप उसके अंदर पढ़ोगे, तो वहाँ पे बहुत क्लियरली ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने पास बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नाउ ओके, इसके अंदर आप देखो, मैच लिस्ट 1 विथ सेकेंड, जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट दिए हैं और ये किस काम में आते हैं, वो वाली चीज़ आपको मैच करनी है। तो इसमें सबसे पहला एप्ली स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर अपन किसके लिए काम में लेते हैं, ये अपन ये अपन काम में लेते हैं पार के लिए, ठीक है। पाई रेडियोमीटर अपन किसके लिए काम में लेते हैं, बोट के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने पास अपन किप रेडियोमीटर किसके लिए काम में लेते हैं, डिफ्यूज रेडिएशन के लिए काम में लेते हैं। एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अपन किसके लिए काम में लेते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए काम में लेते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, तो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो, ये कुछ यहाँ पर स्कीम एक तरीके से आप देख लो, और इसके जो पर्सन एसोसिएटेड है, जो कमिटी इसके साथ एसोसिएटेड है, उससे क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम कहाँ, कौन सी चैप्टर से क्वेश्चन है, ये कोऑपरेटिव वाले। जो सिंगल विंडो सिस्टम है 1987 के अंदर सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर स्टार्ट किया गया था। कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड करा था, ये थी अपने पास मोहन कांदा कमेटी, ठीक है। उसके बाद में आता है DIR डिफरेंशिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। DIR देखो, DIR का एक बार, हाँ, DIR से जो पर्सन एसोसिएटेड है वो है हजारे कमेटी। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि इसके अंदर जो क्या करते हैं, DIR के अंदर क्या करते हैं, जो वीकर सेक्शन होता है ना, उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। उस लोन की जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, 4% पर एनम, ठीक है। 4% पर एनम पे उसमें क्या करते हैं, लोन देते हैं, तो वो वाली चीज़ याद रखना। देन लीड बैंक स्कीम अपने पास किसकी है, नारीमन कमेटी ने दिया था, और रीजनल रूरल बैंक्स वाला किसका था, नरसिम्हम कमेटी का था। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए के अंदर कौन सा हो जाएगा, ए के अंदर 4th हो जाएगा, बी के अंदर 3rd हो जाएगा, फिर उसके बाद में लीड बैंक स्कीम में 1st हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 3 1 2 4 3 1 2, ये वाला आंसर अपने पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए, विच इज़ नॉन हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एलपीजी रिफॉर्म्स 1992 के अंदर जो हुए थे, उस टाइम किसको इसका फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अगर नहीं दिया गया और कोई और है और डॉक्टर मनमोहन सिंह है, तब इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव दोनों ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो अपने पास वो क्या होगा, उसके अंदर पीवी नरसिम्हा राव ही उसका राइट आंसर होगा, ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन फिर से देखिए, ये सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन का टाइप है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पूछा है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। देखिए, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट अपने पास कब आया था, 1974 के अंदर आया था। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट 1964 के अंदर आया था, ठीक है। लैब टू लैंड प्रोग्राम सिल्वर जुबली ऑफ ICR 1979 में आया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 के अंदर आया था। देखिए ये ऐसे जो प्रोग्राम है ना, इसके अंदर आप इनके फीचर्स याद करने के बजाय अगर आप इनके ईयर पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इनके ईयर से ही आते हैं, ठीक है। मतलब और डिटेल्स में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम आप अगर डीपली ना पढ़ो तो कम से कम उनका ईयर तो याद करो। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो अब इसमें सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा बनेगा इनमें से, सबसे पहले आया था डी के बाद आया था बी के बाद आया था ए, और ए के बाद में आया था सी। DBAC ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस भी करने हैं, और सारे ईयर तो जितने आपके दिए हुए हैं सारे याद कर लो, ठीक है। अब इसके बाद में है, अरेंज द नेशनल प्रोडक्ट और इनकम एस्टिमेट्स इन द सीक्वेंस दे आर कैलकुलेटेड, ठीक है। नेशनल इनकम का जो चैप्टर अपने पास दिया हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये इसने अपने पास सीक्वेंस पूछा है। देखिए सबसे पहले, देखिए वैसे तो ये उसमें दिया हुआ नहीं है, सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, फिर जीडीपी के बाद में, अब जीडीपी यहाँ ऑप्शन में है नहीं, फिर उसके बाद में करते हैं अपन जीएनपी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो अपने पास जीडीपी आई, इसमें करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन यहाँ से करते हैं नेशनल इनकम जीएनपी से निकालते हैं। मतलब आप इसके अंदर देखो कि जीएनपी से अपन क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे। फैक्टर कॉस्ट से अगर अपन निकालेंगे तो इसमें से अपन अपने इसमें क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जीएनपी में से, तो अपने पास फैक्टर कॉस्ट के ऊपर नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर नेशनल इनकम के बाद में अपन क्या निकालते हैं, पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं, जो नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम है, उसमें से माइनस करते हैं क्या चीज़, अनडिवाइडेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट अपने को, जैसे कोई पेंशन वगैरह होती है ना, वो अपने पास ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंदर आते हैं, तो वो वाली चीज़ होती है, वो यहाँ से निकलेगी अपने पास पर्सनल इनकम। और अपने पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है, मतलब कितना मैं खर्च कर सकती हूँ। तो जो पर्सनल इनकम आई है, इसमें से भी मुझे जो मेरे पर्सनल टैक्सेस है, फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉपर्टी टैक्स है या जो भी है, उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही क्या होगा ऑर्डर, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, जीएनपी, सबसे पहले सी, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में डी और लास्ट में ए। तो CBDA का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके,
इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ई चौपाल इज, ठीक है, ई चौपाल, ई चौपाल देखो, ई चौपाल से दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो बताती हूँ मैं आपको। ई चौपाल किसका इनिशिएटिव है? आईटीसी, आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी, इसका इनिशिएटिव है। इसमें ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, डिजिटल सर्विसेज, ओके, क्या देखो शब्द क्या लिखा हुआ है, डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज के अंदर आपको एक किसी भी क्रॉप स्पेसिफिक डिजिटल सर्विसेज की, उसके अंदर आप देख सकते हो कि मार्केट इंटेलिजेंस हो, चाहे से वो मार्केट न्यूज़ हो, या फिर आप उसके अंदर देखो कि वेदर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको इसके अंदर मिलती है, ठीक है, डिजिटल सर्विसेज इसके अंदर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं, डिजिटल सर्विसेज वाला है वो, ठीक है। क्रॉप स्पेसिफिक इंटरनेट रिसोर्सेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सही सही लग रहा है। फील्ड ट्रिप नहीं, इसके अंदर नहीं आती। कॉफ़ी कैफ़े नहीं, इसके अंदर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉप स्पेसिफिक इंटरनेट रिसोर्सेज। और एक आपको ये याद रखना है कि ये आईटीसी का इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, अपने पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ कमिटीज़ दी गई हैं और उनका ऑर्डर आपसे पूछा गया। अब ये ऐसी है ना कि इनका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप जितनी बार आप पढ़ते रहोगे रिवीजन करोगे ना, उतना ही आपको याद रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या ट्रिक लगाओगे आप, इसके अंदर सीधा सीधा अगर आपको ईयर पता है तो पता है, नहीं पता तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि सेंट्रल लैंड रिफॉर्म कमेटी कब की है, 1954 की है, ठीक है। कांग्रेस अग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी कब की है, 1949 की है। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब की है, 2000 के अंदर आई थी, ठीक है। और नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ये कई जगह आपको 1970 भी मिलेगा, 1976 और 75 भी मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको जमाने की कोशिश करो। सबसे पहला कौन सा आया था, सबसे पहले आई थी बी, सबसे पहले कौन सा आई थी अपने पास, बी। बी के बाद में कौन सी आई, बी के बाद में आई ए के बाद में डी, डी के बाद में सी, बी ए डी सी। बी ए डी सी वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। इसके अंदर ये है कि ये ऐसी चीज़ें आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason based, monitoring and extension programs involves routine collection ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मॉनिटरिंग और एक होता है अपने पास इवैल्यूएशन, ठीक है, एक होता है अपने पास इवैल्यूएशन। दोनों में क्या फ़र्क है, देखो मॉनिटरिंग अपन क्या करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ को अपन देखते हैं ना, डे टू डे एक्टिविटीज़ का एनालिसिस अपन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तरीके से सुपरविजन अपन मैं बोलूँ तो वो होता है मॉनिटरिंग। जबकि इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन जनरली अपन क्या करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम की एंडिंग के बाद अपन उसको क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, या किस तरीके से उनको बेटर किया जा सकता था, वो होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, मॉनिटरिंग एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम इन्वॉल्व रूटीन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यस इट इज़ राइट, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें रीज़न दिया हुआ है, मॉनिटरिंग हेल्प्स इन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस एंड मेजरिंग एफिशिएंसी, यस। इसमें अपन मॉनिटरिंग करते क्यों है कि कहीं अपना जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है, क्या कमियां हैं और किस तरीके से अपन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए तो अपन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या करेगी, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस को ट्रैक करने के अंदर और मेजरिंग एफिशिएंसी के अंदर अपनी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये अपने पास सही हो जाएगा। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। Which one of the following statements defines the sales law of market? अब देखो ये बिल्कुल स्टेटमेंट, इसने सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ है, सीधा लॉ पूछा है इसने, तो इसके अंदर भी आप गेस नहीं कर सकते। अगर आपको पता है तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, प्रोड्यूसर्स ऑफर टू सेल मोर ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस देन एट अ लोअर प्राइस, ठीक है। Everything else being equal, consumer buy more of a product as its price falls and less as its price rises. Aggregate supply in a market is always equivalent to aggregate demand, ठीक है। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ओके।
हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट्स भी सही लग रहे हो, ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये सेज का लॉ है? नहीं। तो आपको जो सही लॉ है वो टिक करना है, गेस नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। देखिए, सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन, अनसिक्योर्ड लोन, चैटल लोन एंड की लोन। देखो इसकी बात अपन सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन की बात अपन पहले से कर चुके हैं। सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन अपने पास क्या करते हैं, ये थर्ड, देखो इसमें ऑप्शन थोड़े ऐसे से दिए हुए हैं, लेकिन ये ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब कि द लोन फ्रॉम इनकम जनरेटेड हेल्प द फार्मर्स टू रीपे एंटायर लोन अमाउंट इन द सेम सीजन और अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, ये अपने पास बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर क्या होता है कि अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि बिना किसी गारंटी के, ठीक है, बिना किसी फॉर एग्जांपल कि मैं मेरे फ्रेंड से थोड़े पैसे उधार ले लूँ, ठीक है, तो वो मेरे को ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं तुम्हें पहले मेरे को कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी या कोई गारंटी देना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, अनसिक्योर्ड लोन होगा, ठीक है। तो वो एक हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या है, ट्रस्ट है, ठीक है, तो इस वजह से वो मुझे वो पैसे देने वाला है, ठीक है। तो ये बी के अंदर फर्स्ट, ठीक है। चैटल प्रॉपर्टी, चैटल लोन, चैटल प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, चैटल लोन। चैटल लोन क्या होता है कि बेसिकली आपको क्या होता है, यहाँ पे एक मूवेबल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप मशीनरी, आपने ट्रैक्टर ले रखा है, ठीक है, ट्रैक्टर के ऊपर आपने लोन ले लिया, ठीक है, वो अपने पास क्या होगा, चैटल लोन होगा। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन एडवांस अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड की लोन, की लोन देखो ये हाइपोथिकेटेड लोन का एक टाइप है। की लोन एंड ओपन लोन, दो तरीके के होते हैं, की लोन एंड ओपन लोन, ठीक है। की लोन एंड ओपन लोन, की लोन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखो दो चीज़ें होती है, फिजिकल पोजीशन और एक लीगल पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मुझे इस पेन के ऊपर लोन लेना है, ठीक है, तो अगर मैं इस पेन को मैं क्या करूँ कि अगर मैं बैंक को कहूँ कि मुझे इस पेन के ऊपर लोन लेना है, अब बैंक मुझे कहे कि आपको ये पेन, ठीक है, आप ले लीजिए, लेकिन आपको ये जो पेन है, ये पेन हमारे पास रखना पड़ेगा। तो इसकी लीगल ऑनरशिप किसके पास है, ये पेन है किसका, ये मेरा पेन है, लेकिन इसका फिजिकल पोजीशन किसके पास है, बैंक के पास है। तो वो तो होता है की लोन। और ओपन लोन में इसका जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रैक्टर, जैसे कि लोन के ऊपर मैंने ट्रैक्टर ले लिया, तो वो ट्रैक्टर जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप उसकी ईएमआई पूरी नहीं कर देते, ठीक है। फिजिकल पोजीशन आपके पास है लेकिन लीगल पोजीशन आपके पास नहीं है, तो वो होता है ओपन लोन। तो की लोन क्या हो जाएगा, द लोन एडवांस अगेंस्ट द प्रोड्यूस केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो डी के अंदर हो जाएगा सेकेंड। तो थर्ड 1 4 सेकेंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके ओके, देन ये अपने पास इंसेक्टिसाइड से क्वेश्चन पूछा गया है, एसिटामिप्रिड, साइपरमेथ्रिन, क्लोरपाइरीफोस एंड लिंडेन। तो इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर आप देखो ये यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलमोस्ट। ये वाला आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ये वाला जो अपने पास एनआर सुंडा वाली बुक है ना, उसके अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ईजी सा आता है। मतलब बेसिकली इसमें यही होता है कि देखो, इसमें मैं बताती हूँ, एक तो क्लोरपाइरीफोस, एक साइपरमेथ्रिन, इन दो का तो ऑलमोस्ट हर साल पूछता है, ठीक है। और ये एक दो ऊपर नीचे चेंज करता रहता है, ये भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ये भी बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल, ये थोड़े ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, एसिटामिप्रिड नियोनिकोटिनोइड में आता है, साइपरमेथ्रिन सिंथेटिक पायरेथ्रिनोइड में आता है, क्लोरपाइरीफोस ऑर्गेनोफॉस्फेट में आता है, लिंडेन किसके अंदर आता है, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। तो 3142, ओके, 3142, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 252 का आंसर हो जाएगा अपने पास 2, ओके। देन ये अपने पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये अपने पास जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर वाला जो है, मतलब उससे हर साल क्वेश्चन आता है, या तो वो जर्नल पूछते हैं, मैगजीन पूछते हैं, न्यूज़पेपर पूछ लेते हैं, तो वो वाला चैप्टर भी आपको करना है। वो जो श्रुति मैम वाली बुक है, इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन, आप वहाँ से कर सकते हो, कि वहाँ से आपको वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, कृषि सुधार, सेवाग्राम और कृषि जगत। कृषि का भाई 1918 के अंदर, कृषि सुधार 1914 के अंदर, सेवाग्राम 1953 के अंदर, कृषि जगत 1946 के अंदर। तो सही क्या बना, सही बना अपने पास 2143 ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, ओके। नेक्स्ट, टोटल फिश प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2020 to 21 वाज। अब देखो, जैसे मैंने कहा था जनरल एग्रीकल्चर के अंदर वो अपने पास डेटा से भी क्वेश्चन पूछते हैं।
अब हमारा पेपर 24 में था, ठीक है। अब आइडेंटिकली तो उनको 2023 का पूछना चाहिए, करंट में पूछना चाहिए, लेकिन उन्होंने कब का पूछा, उन्होंने पूछा है 2020 से 2021 के अंदर कितना था, ठीक है। तो ये ऐसा जो क्वेश्चन है ना, आपको ज़्यादा इनके अंदर अपना वक्त नहीं खपाना है। आप एक बार जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। और उसके बाद भी अगर बाहर से क्वेश्चन आता है तो बहुत कम चांसेस है कि आप उसको कर पाओ। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसाने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाओ, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को मतलब नहीं आता तो आप छोड़ना ही ज़्यादा बेटर समझे। देखो टोटल फिश प्रोडक्शन इसने पूछा है 2020 से 2021 के अंदर, तो ये अपने पास 162.48 लाख टन था, ठीक है। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है। ओके, what principle emphasizes the importance of using local resource in extension work, ठीक है। एक्सटेंशन से क्वेश्चन इसने पूछा है प्रिंसिपल्स से। देखो प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, देखिए ये अपने पास देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मैंने अभी बताया था कि इवैल्यूएशन अपन लास्ट में करते हैं, ये देखने के लिए कि अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए या नहीं हुए। देन नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो भी अपन ने एक्सटेंशन में काम किया उससे लोग सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, तो वो भी अपने पास इसके अंदर नहीं आता। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन टीचिंग मेथड। अडेप्टेबिलिटी इन टीचिंग मेथड मतलब जो भी आपका टीचिंग मेथड है वो जो भी कंडीशन है लर्नर की उसके लिए वो अडेप्टेबल होना चाहिए। और लास्ट वाला है प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ठीक है। जहाँ पर वो है, ठीक है, वहीं से अपने को स्टार्ट करना है। जो उसके पास रिसोर्सेज है, जो उसकी सिचुएशन है, वहीं से स्टार्ट करना है। तो वो है प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज। और इसमें पूछा क्या है, यूजिंग लोकल रिसोर्स इन एक्सटेंशन वर्क। बहुत ईजी सा है, नाम से ही पता लग रहा है, तो ये अपने पास फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इसने पूछा है यूटिलिटी। यूटिलिटी से क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे वो स्टेटमेंट फॉर्म में आए, असर्शन रीजन फॉर्म में आए, या फिर मैच द फॉलोइंग फॉर्म के अंदर आए। देखो यूटिलिटी कितने तरीके की होती है, 4 तरीके की होती है। चारों तरीके इसने दिए हुए। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वीट ग्रेन थे, मैंने उसको क्या करा, फ्लोर बनाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूटिलिटी का मतलब होता है एडिंग वैल्यू टू समथिंग इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी, इस फॉर्म से जब मैंने इस फॉर्म में चेंज करा तो क्या हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। कि मतलब अभी आप देखो, मैं सीधा जो भी वीट का दाना है उससे तो मैं रोटी नहीं बना सकती ना, लेकिन फ्लोर से तो मैं बना सकती हूँ, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, फॉर्म यूटिलिटी मतलब आप उसको क्या कर देते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर उसको चेंज कर देते हो, ठीक है। सेकेंड वन इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कि प्लेस यूटिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे कि शिमला या जम्मू कश्मीर वगैरह में सेव हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनका ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे आप, ठीक है, तो बाकी स्टेट जो है उनको तो वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आपको हो सकता है कि आपके स्टेट के अंदर उसके कम दाम मिल रहे हो, लेकिन अगर आप उसको और स्टेट के अंदर लेके जाते हो जहाँ पे जनरली उनका प्रोडक्शन नहीं होता, तो वहाँ पर आपको उसकी प्राइसेस जो है वो ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो वो हो जाएगा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब किससे आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट, ये प्रोसेसिंग से आ गया, ये ट्रांसपोर्ट से आ गया। टाइम यूटिलिटी का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा टाइम जब मार्केट में बहुत सारे मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि गेहूं का ही ले लिया, ठीक है। अभी गेहूं, मान लो मैंने अभी गेहूं की कटाई करी, ठीक है। अभी सब लोग अभी मतलब कि ऐसा मान लो कि मार्च अप्रैल चल रहा है, ठीक है, मार्च अप्रैल मई का महीना चल रहा है, सब लोगों ने अभी ही गेहूं की कटाई करके करी है, ठीक है। अब मैं उस गेहूं को अगर मार्केट में बेचने जाऊंगी ना तो मेरे को कंपैरेटिवली कम प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर गलत है, अभी मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम पे अगर मेरे पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी है, अगर मैं उसको स्टोर कर लूँ, और एक ऐसा टाइम जिस टाइम वीट की कमी हो जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी तो अपने मतलब कि डिमांड या सप्लाई, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब इस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक तरीके से उसकी शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज कहेंगे उसको,
सप्लाई नहीं, शॉर्टेज कहेंगे। शॉर्टेज जब हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, अपने पास प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, स्टोरेज फंक्शन हो जाएगा। पोजीशन, पोजीशन मतलब मार्केटिंग फंक्शन। एक चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई ज़मीन है, हो सकता है मैं उसको किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने अगर किसी को बेच दी वो ज़मीन, हो सकता है वो उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाए, कोई ऑफिस बनाए, कोई भी अपने पास उसमें कुछ भी वो एक्टिविटी करे, फार्मिंग ही कर ले, तो वो उस ज़मीन की यूटिलिटी बढ़ गई, तो वो पोजीशन यूटिलिटी होता है, उसमें मार्केटिंग फंक्शन यहाँ पर होता है। तो राइट क्या बनेगा, 2413, ठीक है, 2413 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, communicators is sharing together and is for, देखो communicators is sharing together and is for, देखो communicator, तो इसके अंदर communication, देखो communication जो मैं बताया था ना, communication से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। communication वर्ड किससे बना है, communication वर्ड अपने पास बना है कम्युनिस्ट से। ओके, कम्युनिस्ट से बना है। कम्युनिस्ट अपने पास कैसा वर्ड है, कम्युनिस्ट अपने पास एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, और उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ही है कॉमन। ओके, कॉमन। तो बहुत सिंपली इसने क्या पूछा है, कम्युनिकेटर्स इज शेयरिंग टुगेदर एंड इज फॉर कॉमननेस। ओके, बहुत इजीली अपने पास क्या हो जाएगा, कॉमननेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेटेड टू द एक्सटेंशन सर्विसेज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन द ऑर्डर टू ऑफ देयर अकरेंस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। फिर से अपने पास ऑर्डर का क्वेश्चन है, ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार यूएस से रिलेटेड पूछा है। द मॉरल एक्ट दैट स्टैब्लिश द लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी, ये कब आया था, ये अपने पास आया था 2 जुलाई 1862। फिर उसके बाद में है स्पेंसर हैच एक्ट दैट स्टैब्लिश एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट स्टेशन, ये अपने पास आया था 1887 के अंदर। ओके, फिर इस बार में आते हैं सीमन ने अपने सेटअप और डेमोन्स्ट्रेशन दैट बिकम अ की टेक्निक फॉर एक्सटेंशन, तो ये कब किया था इसने, 1903 में किया था। स्मिथ लीवर एक्ट 1914 का यहाँ पर है, ठीक है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपने पास कौन सा आया था, सबसे पहले अपने पास आया था ए के बाद में बी के बाद में डी, और डी के बाद में ए के बाद में बी के बाद में सी, और सी के बाद में डी। तो ए बी सी डी विल बी द राइट सीक्वेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 अपने पास सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज which statements reflect the philosophy of extension education according to Ishimgar 1962। okay, extension is solely an informational transfer process, क्या extension सिर्फ और सिर्फ एक information transfer process है, नहीं, wrong, ठीक है। मतलब कि रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आप इसमें इंफॉर्मेशन नहीं बताते, आप उसके अंदर उसको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हो, आप उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इसके अंदर है, टीचिंग लर्निंग सारी चीज़ें इसके अंदर। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं है। एक्सटेंशन एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल्स बाई चेंजिंग देयर नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल। यस, देखो ये अपने पास जो है KAS, ये क्या है, ये किस में आता है, ये एजुकेशन के अंदर आता है। तो एक्सटेंशन भी एक तरीके से एजुकेशन ही तो है। कौन सी एजुकेशन है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, तो ये अपने पास सही है। एक्सटेंशन फोकस ऑन सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स, यस दिस इज ऑल्सो राइट, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग जो आपकी एबिलिटी होता है उसको इंक्रीज करता है, ग्रुप एक्टिविटी वगैरह इसके अंदर आपकी हेल्प करता है। देन एक्सटेंशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यस इट इज़ ऑल्सो राइट, बिकॉज जो लोगों की नीड्स होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ओके, ओके, नेक्स्ट इज सुनीता, मैं क्या बोल रहा था, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और 2 घंटे का ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक 60 क्वेश्चन है, तो हम 2 पार्ट में इसको कर लें, आप बताओ। 2 पार्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो उसके बाद में स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है, अगर बोलेंगे तो सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या किस प्रकार से आपके लिए कितना हेल्पफुल ये रहा, उसी के अकॉर्डिंग जो हम सेकंड पार्ट जो है तभी हम लेकर आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कीजिए। उसके अलावा जैसा कि मैम ने एक्सप्लेन किया, आपको 60 क्वेश्चंस में ही अगर 2 घंटे लग रहे हैं, मतलब केवल वो आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि और ये इसका आंसर क्यों है, और आगे भी किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आगे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सून वी विल कवर
द रिमेनिंग क्वेश्चन इन पार्ट 2। ओके, सो मैम और कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि लास्ट में जो बच्चे हैं मतलब रिवीजन किस प्रकार से करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन सी बुक पे फोकस करना चाहिए? मोस्टली अगर बात करें जेआरएफ सोशल साइंसेज की, तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए सर, अभी थोड़ा ही टाइम बचा है तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू आप नई चीज़ें ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि अब वो आपको नहीं याद हो रही है तो वो आपको नहीं ही याद होगी, उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ओके, रिवीजन के लिए जो आप बुक्स 2-3 बुक्स है वो आप पढ़िए, उनको आप 3-4 बार पढ़िए। अभी तो थोड़ा टाइम है, आप पढ़ सकते हो, जैसे कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेज बाई सुभाष चंद्रा, उसके अंदर आप इकोनॉमिक्स का रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और लास्ट में उसमें जो है स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन है, तो वो भी आप उस क्वेश्चन भी है प्लस उसमें कंटेंट भी है, वो दोनों आप उसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक्सटेंशन के लिए आप श्रुति मैम वाली जो बुक है इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन, वो वाली बुक कर सकते हो। और जनरल एग्रीकल्चर के लिए निमरा सुंडा वाली जो बुक है वो आप कर सकते हो। बस इन्हीं बुक को बार बार पढ़ना है, प्लस आपको पीवाईक्यू अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया है तो भी आपको उसको एक बार या 2 बार और सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन के अंदर तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ये ईयर वाले क्वेश्चन है, मतलब क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा याद करने हैं, प्लस कम्युनिकेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि उसमें जो मॉडल्स है ना वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके अंदर जो स्टेप्स है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ऐसी चीज़ें ज़्यादा याद करिए जिसके अंदर स्टेप्स हैं, ठीक है। वो अपने पास बेसिक एक्सटेंशन के अंदर भी है, जो मतलब फर्स्ट चैप्टर आता है ना बेसिक एक्सटेंशन एजुकेशन, वो वाला भी, जैसे कि एक्सटेंशन के क्या प्रिंसिपल है, टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल वगैरह, वो सारे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। बस उस उतने में हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। हाँ, तो लास्ट में आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पीवाईक्यू सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू केवल आपको सॉल्व ही नहीं करने हैं। अगर आप क्वेश्चन आप एक सॉल्व कर रहे हो तो उससे कोशिश करो कि कम से कम 4-5 और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके आसपास के जो भी आपके इम्पोर्टेंट कुछ भी फैक्ट्स हो सकते हैं या उसके आसपास के कोई भी और जो कंसेप्ट हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जल्दी हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे 24 के पेपर सॉल्यूशन का। और 23, 22, 21 का भी अगर पेपर सॉल्यूशन आपको करवाना है कम्प्लीटली समझाने के साथ, ताकि जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो रिमेनिंग, और वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्लियरिटी आपके है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम ज़रूर करवाएंगे। ओके, सो मैम और कुछ आप बोलना चाहेंगे लास्ट में? और बस ऑल द बेस्ट एवरीवन, आप कर लोगे, बस बी कॉन्फिडेंट। ओके, थैंक यू एवरीवन।